हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि दीवान जी की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ चुकी थी। इस परिस्थिति को देखते हुए दैविक उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। डॉक्टर और नर्स भाग दौड़ कर रहे थे और स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही थी। जैसे ही अवनी ने इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश किया, उसे देखकर डॉक्टर अजय के चेहरे पर संदेह के भाव आ गए। अगर तुम इसे संभाल नहीं पा रही हो तो बेहतर होगा कि डॉक्टर अजय आगे आएं, एक जूनियर डॉक्टर ने संकोच भरे स्वर में कहा। तुम अभी बहुत छोटी हो, शायद तुम्हें इतनी गंभीर स्थिति संभालने का अनुभव न हो। उसके स्वर में हल्की हिचकिचाहट और अविश्वास था। डॉक्टर अजय, कृपया आगे बढ़ें, एक अन्य डॉक्टर ने समर्थन किया। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते और यह लड़की इसे संभालने में सक्षम नहीं लगती। किसने कहा कि मैं नहीं कर सकती? अवनी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने बिना समय गंवाए अपने दस्ताने पहने और मेडिकल किट खोल लिया। उसके हाथ स्थिर थे और हर हरकत में अनुभव की झलक थी। डॉक्टर अजय, जो अब तक स्थिति को देख रहे थे, थोड़ा असहज हो गए। अगर तुम्हें विश्वास है तो ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इस बीच दीवान जी की सांसें लगातार धीमी होती जा रही थी और वेंटिलेटर का अलार्म बार बार बजने लगा था। पूरे कमरे में बेचैनी का माहौल था, लेकिन अवनी बिल्कुल शांत थी। उसने बिना किसी घबराहट के अपना नीडल केस खोला और उपकरणों को ध्यान से देखा। कमरे में मौजूद कई डॉक्टर और स्टाफ एक दूसरे को अचरज से देखने लगे। यह क्या करने जा रही है? क्या यह एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करने वाली है? उनकी आंखों में संदेह और उलझन थी। यह एक ऑपरेशन टेबल है, एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कड़े शब्दों में कहा। क्या तुम सच में यहाँ एक्यूपंक्चर का प्रयोग करना चाहती हो? यह मरीज की जान का सवाल है। अगर तुम इसे ठीक से नहीं जानती तो तुरंत साइड हट जाओ। अवनी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़रें पूरी तरह दीवान जी पर टिकी थी। उसने अपने सिल्वर नीडल्स निकाले और उन्हें तेजी से प्रेशर पॉइंट्स पर लगाना शुरू कर दिया। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर था, मरीज को बचाना। डॉक्टर और स्टाफ हैरान थे। यह नज़ारा देखकर एक नर्स फुसफुसाई, इस लड़की में बहुत हिम्मत है। हालांकि सभी इतने प्रभावित नहीं थे। डॉक्टर अजय अचानक गुस्से में बोले, तुम अपनी यह बेवकूफ़ी बाहर करो। उनकी आवाज़ गूंज उठी। आखिर एक डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह आगे बढ़ने लगा। तभी डॉक्टर अजय ने उसे सख्ती से रोक दिया। स्टॉप इट, उन्होंने कड़े शब्दों में कहा। तभी एक नर्स ने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर खुराना ने कहा है कि हमें उनकी बात माननी होगी। यह दैविक का आदेश था। जैसे ही बाकी डॉक्टरों ने यह सुना, वे थोड़े असहज हो गए। हालांकि विरोध करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया और बोले, फाइन, तुम हैंडल करो। अवनी ने नीडल्स को दीवान जी के प्रेशर पॉइंट्स पर सटीक तरीके से लगा दिया। कुछ ही सेकंड में उनके चेहरे पर थोड़ा खून आ गया। पूरा कमरा चौंक गया। इसी दौरान ऑब्जर्वेशन रूम में खड़े मदन जी भी थोड़ा घबरा गए। उन्होंने परेशान होकर कहा, सर, क्या सब ठीक है? उनकी स्थिति स्थिर हो रही थी, फिर अचानक खून क्यों निकल आया? लेकिन खून निकलते ही दीवान जी की कंडीशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। वेंटिलेटर का अलार्म अब बंद हो चुका था। सभी डॉक्टर जो अब तक इस तकनीक पर सवाल उठा रहे थे, अब अवनी की ओर देखने लगे। निडल निकालने का वक्त हो गया, अवनी ने शांत लहजे में कहा। उसने ध्यान से निडल्स हटाए और कैजुअली बोली, उन्हें उनके रूम में वापस ले जाओ। सारे डॉक्टर हैरानी और अविश्वास से उसे देखने लगे। अवनी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर आप लोगों ने अपनी सी क्लास सर्जरी करके उनकी हालत को और ख़राब नहीं किया होता तो कुछ ही मिनटों में निडल्स का असर पूरी तरह हो गया होता। उसने बिना देरी किए दीवान जी के शरीर से सारे निडल्स निकाले और आखिरी चेक करते हुए अंतिम बंद फोड़ों से रक्त निकाल दिया। पूरा कमरा हैरान था। डॉक्टर अजय को छोड़कर बाकी सब चुप थे, परंतु डॉक्टर अजय को सबसे पहले अवनी की बातों का मतलब समझ आया। उसने इस तकनीक को पहचानते हुए कहा, ब्रीथ है, तो सब ऐसे ही हुआ। उन्होंने एक्यूपंक्चर सीखा था।
और समझ गए कि अवनी किस पद्धति का उपयोग कर रही थी, लेकिन बाकी डॉक्टरों को अब भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने प्रश्न किया, डॉक्टर अजय, क्या आपको समझ में आया? हमें भी बताइए, उसने ऐसा कैसे किया? यह सिर्फ अंधविश्वास है, एक डॉक्टर ने हैरान होकर कहा। क्या इतनी गंभीर स्थिति को इस तरह ठीक किया जा सकता है? दूसरा डॉक्टर अविश्वास के साथ बोल उठा, क्या यह लड़की डॉक्टरों से ज़्यादा काबिल है? अगर ऐसा है तो फिर बाकी डॉक्टरों की पढ़ाई और सर्जरी तकनीक का क्या फ़ायदा? लेकिन नतीजा खुद सबके सामने था। दीवान जी की हालत अब स्थिर हो रही थी और वह धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आने लगे थे। जैसे ही अवनी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली, दैविक सामने खड़ा दिखा। उसके हाथ में अब भी उसका बैग था। अवनी जल्दी में थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे अपना बैग दैविक से पकड़ लिया। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि यह बैग अब भी तुम्हारे पास ही होगा, अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दीवान जी को पूरी तरह ठीक होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। अगले कुछ महीनों के लिए उन्हें स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, अवनी ने स्पष्ट लहजे में कहा। आज से न्यूट्रिशन शॉप जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। समझ गया, कहते हुए दैविक ने बाहर खड़ी लड़की की तरफ देखा और फिर अवनी से कहा, प्लीज़ आप मेरे साथ डिनर पर चलिए। अवनी ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे घर जाना है। अब तक रात हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां 9:30 बजे के पास थी। अवनी ने अपना बैग उठाया और फ़ोन चेक किया। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसकी उम्मीद के मुताबिक उसकी माँ के 2 मिस्ड कॉल आ चुके थे। बिना किसी देरी के उसने फ़ोन लगाया और कहा, सॉरी माँ, मैं बिज़ी थी। दैविक अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अवनी पर टिक गई थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। फ़ोन पर वह अपने किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहा था, पर उसके लहजे में एक सॉफ्टनेस थी। कॉल के अंत में वह हल्के स्वर में बोला, बिल्कुल, मैं अभी घर आ रहा हूँ, बाय। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया और धीमे से कहा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। लेकिन अवनी ने तुरंत जवाब दिया, बस मुझे एयरलैंड पार्क ड्रॉप कर दीजिए, मैंने वहाँ के अंडरग्राउंड गैराज में गाड़ी पार्क की है। यह सुनते ही दैविक की भवें तन गई। उसने हैरानी से दोहराया, एयरलैंड पार्क? वह तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और पब्लिक के लिए ओपन भी नहीं किया गया। तुम्हारी गाड़ी वहाँ कैसे हो सकती है? दैविक के दिमाग में और भी सवाल घूमने लगे। और वह होली क्रॉस चर्च के पास कौन खड़ी है? क्या वह किसी का इंतजार कर रही थी? दैविक के लिए यह सब अजीब था। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। अवनी ने हल्की सी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, मुझे पहले इसे वापस लौटाना है। उसने बिना और कुछ कहे राघव से संपर्क किया, क्योंकि उसे उसके एक पंचर इन्वेंट्री की ज़रूरत थी। इसलिए उसे राघव को फ़ौरन ऑफिस वापस भेजना ज़रूरी था। एक्यूपंक्चर टूल्स लौटाने के बाद जब अवनी ऑफिस से बाहर आई तो उसकी नज़र सुमित्रा दादी के वार्ड के पास गई। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन नज़रें वहाँ टिक गईं। अंदर देखा, सुमित्रा दादी अब भी होश में थी और उनके हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी। अचानक अवनी का दिमाग उसके बचपन के एक दृश्य पर चला गया। वही एहसास, ठीक उसी तरह जैसे एक दिन दोपहर में वह घर आई थी और उसकी दादी बिस्तर पर थी। उसकी मासूम आंखों में डर समा गया था और आज फिर वही डर उसके चेहरे पर लौट आया। तभी अचानक एक आवाज़ ने अवनी का ध्यान खींचा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह 2 लोग थे, आनंद और मीनाक्षी। उनकी नज़रें अवनी पर पड़ते ही दोनों के चेहरे पर हल्की हैरानी थी, लेकिन उनके हाव भाव अवनी को देखकर कठोर हो गए। आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मीनाक्षी को तो यकीन था कि अवनी इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए थी। वह झटके से आगे बढ़ी और उसने सवाल किया, तुम अब भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ वापस नहीं जाना था? फिर उसने तेज आवाज में कहा, क्या तुम सीरियसली यह सोच रही हो कि हमसे भीख मांग कर तुम इस शहर में या फिर हमारे घर में रह सकती हो? भूल जाओ। आनंद भी अब खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ नाराजगी भी थी। उसने कड़क आवाज में पूछा, अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी फैमिली के पास वापस नहीं गई? मीनाक्षी ने एक्सप्रेशंस के साथ कटाक्ष भरे अंदाज में कहा, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ नहीं होगी। उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी, लेकिन उसकी आंखों में हिकारत थी।
उसने तीखे स्वर में कहा। इस फैमिली में तुम्हारी कोई जगह नहीं थी, इसलिए तुम कहीं भी नहीं। अब यहाँ आकर माँ से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं है। मीनाक्षी की बात खत्म होते ही आनंद ने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ सामने आकर सिचुएशन को हल्का दिखाने का नाटक किया। उसने धीमे स्वर में कहा, हम बात कर सकते हैं, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उसके लहजे में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो वह हर चीज को पैसे से खरीद सकता हो। अवनी की नज़र उन दोनों पर पड़ी, जिनका चेहरा उसके लिए कभी माता पिता की तरह था, लेकिन अब वे बिल्कुल अजनबी से लग रहे थे। उसने ठंडी निगाहों से उन्हें देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह देखकर आनंद ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक बैंक कार्ड निकालते हुए बोला, इसमें 1 लाख रुपए हैं, इसे रख लो, और पासवर्ड है 123456। आनंद की बात सुनते ही मीनाक्षी भौचक्की रह गई। उसने तेजी से उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, तुम इसे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? उसका चेहरा चौंकने के साथ साथ नाराजगी से भरा हुआ था। आनंद ने मीनाक्षी को इशारे से चुप रहने को कहा। उसने धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, अगर ये पैसे नहीं लेगी तो यहाँ से जाने के लिए मानेगी कैसे? कल इसने रितिका का इतना महंगा नेकलेस चुरा लिया और आज इतने पैसे ले रही है, तो वह पकड़ी जाएगी, राइट? उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी, मानो उसने कोई गहरी साजिश रच दी हो। अवनी के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई। उसने आनंद के हाथ पर हल्के से थपकी दी और बैंक कार्ड को देखा, फिर चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में कुछ और ही था, एक ऐसी गहरी समझ जिसे आनंद और मीनाक्षी शायद कभी समझ नहीं सकते थे। मीनाक्षी ने गुस्से में अपनी भौहें टेढ़ी की और कहा, क्या तुम्हें लगता है यह बहुत कम है? उसका स्वर तंज से भरा हुआ था। मैं तुम्हें एडवांस दूंगी, लेकिन थोड़ी समझदारी करो ना, आखिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आनंद ने वह कार्ड अवनी को देने की कोशिश की, लेकिन अवनी ने उसे अवॉइड कर दिया। मीनाक्षी ने गहरी सांस लेते हुए एक कटाक्ष भरी आवाज में कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम चाहती हो कि यहाँ रुककर माँ के होश में आने का इंतजार करो और फिर उन्हें भड़काओ? उसके चेहरे पर क्रोध और जलन का मिला जुला भाव था, लेकिन वह अपनी आवाज को संयमित रखे हुए थी। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो सपने देखती रहो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, आज से और अभी से तुम्हारा माँ से कोई लेना देना नहीं है। तुम हमारे घर से दूर ही रहो। अवनी ने अपनी आदत के अनुसार हल्की मुस्कान दी और आंखों में आत्मविश्वास भरकर धीमे स्वर में बोली, 1 करोड़। उसके शब्दों में न कोई डर था, न कोई झिझक। अगर तुम इतनी रकम देने को तैयार हो तो मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। मीनाक्षी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तेज स्वर में कहा, तुम जरूर कोई सपना देख रही होगी। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्यों ना तुम 1 करोड़ लेने के लिए जाकर बैंक में डाका डालो। उसका स्वर उपहास से भरा हुआ था, मानो वह अवनी की बात को पूरी तरह से मजाक में उड़ा देना चाहती हो। अवनी ने हल्का सिर झुकाया और एक कंधा उचकाकर बोली, बैंक में डाका डालना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप लोगों के ऊपर ही डाका डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? उसके लहजे में एक ऐसी तेज धार थी जिसने मीनाक्षी को और क्रोधित कर दिया। अब मीनाक्षी लगभग आपा खो बैठी थी। वह तेजी से आगे बढ़ी और गुस्से में लगभग चीखते हुए बोली, तुम। उसकी आवाज़ में क्रोध और हताशा साफ झलक रही थी। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। उसने एक झटके से आनंद के हाथ से बैंक कार्ड लिया और घृणा भरी निगाहों से अवनी की ओर देखा। अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगी। अवनी ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई गुस्सा। वह बेहद शांत स्वर में बोली, तो फिर बुलाओ किसी को मुझे धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए। मीनाक्षी ने तेजी से इशारा करते हुए कहा, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। यह टॉप फ्लोर है, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से किसी को बुलाने के लिए जाने ही वाली थी कि अचानक एक भारी आवाज़ ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अवनी। अचानक एक आदमी की आवाज़ गूंज उठी। मीनाक्षी ने चौंक कर देखा तो कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक युवक खड़ा था जो अवनी का नाम ले रहा था। मीनाक्षी की नज़र उस लड़के की ड्रेसिंग स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज पर गई, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह कोई आम इंसान नहीं था। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। अवनी भी अब उसकी तरफ देखने लगी।
लेकिन उसका ध्यान अभी भी दैविक पर था, जो उसका इंतज़ार कर रहा था। मीनाक्षी की नज़र सिक्योरिटी डोर की तरफ गई, जहां लड़का खड़ा था। वह एकटक उसे देख रही थी। उसने हल्की लेकिन गंभीर आवाज़ में पूछा, यह लड़का कौन है? मीनाक्षी के दिमाग में अचानक 3 महीने पहले की घटना ताज़ा हो गई, जब सुमित्रा जी को पता चला कि अवनी उनकी असली पोती नहीं है। वह इस सच्चाई को सहन नहीं कर पाई थी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। पूरा घर इस खबर से हिल गया था, लेकिन अवनी ने तब खुद को संभाला था और स्थिति को नियंत्रण में रखा था। लेकिन अब जब वह अस्पताल में थी और सामने यह अजनबी लड़का खड़ा था, तो क्या यह कोई नई समस्या थी या फिर किसी बड़े राज का खुलासा होने वाला था? आनंद ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, पूरे शहर में इससे अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर हमें अच्छे डॉक्टर और संसाधन चाहिए तो हमें यहीं रहना होगा। मीनाक्षी को यह सुनकर संतोष नहीं हुआ। वह कुछ सोचकर बोली, माँ उसे पसंद करती है। अगर वह यहाँ बार बार आती रही तो माँ उसे वापस अपने जीवन में बुला लेंगी। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसे याद आया कि माँ की सबसे बड़ी कमजोरी अवनी थी। अगर अवनी दोबारा इस घर में आई तो उन्हें उसे अपनाने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन मीनाक्षी कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। उसने खुद को इस घर में मजबूत बनाए रखा था और अब किसी भी कीमत पर अवनी को दोबारा इस परिवार का हिस्सा नहीं बनने देना चाहती थी। अवनी को वापस भेजने के लिए सब कुछ तेजी से प्लान किया जा रहा था। युविका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अवनी को जल्द से जल्द परिवार के वापस लौटने के लिए बिना सुमित्रा दादी के जाने उन दोनों को अलग करने की तैयारी चल रही थी। अवनी की इन्फॉर्मेशन फैमिली सर्वर पर डाल दी गई थी, जिससे उसकी फैमिली से संपर्क किया जा सके। अवनी की फैमिली को कॉल किया गया और उन्हें सूचित किया गया कि उसे वापस ले जाना चाहिए। जब सुमित्रा दादी को इस बारे में पता चला तो वह इतना शॉक हो गई कि उनकी हालत बिगड़ गई थी। इस सदमे की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। घर में उनकी उपस्थिति उनके लिए ही घातक बन सकती थी, इसलिए अवनी की फैमिली ने उसे खुद से अलग कर दिया। माँ अपनी बड़ी उम्र में कुछ ठीक से सोच नहीं पा रही हैं। मीनाक्षी अपने कजिन्स के साथ डिस्कस कर रही थी। वे अपनी पोती के बजाय किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा कर रही हैं। मीनाक्षी के चेहरे पर गहरी चिंता थी। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर अवनी गई नहीं और माँ के दिमाग में कुछ गलत ख्याल आ गए तो जैसे ही युविका के साथ समर्थ परिमीर के लिए लड़ने में वह इन्वॉल्व हो गई, वह फिर से वापस इस परिवार का हिस्सा बनने का सोच सकती हैं। परमीर फैमिली मेहता फैमिली से कहीं ज़्यादा अमीर और शक्तिशाली थी। मीनाक्षी की नज़र में परमीर फैमिली एक ज़्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। युविका सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर भी एक पावरफुल पर्सनैलिटी थी। इसलिए उसने समर्थ के साथ जुड़कर खुद को मजबूत किया था। आनंद ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हमें जाकर डॉक्टर राजीव से बात करनी चाहिए और ट्रांसफ़र प्रोसीजर को जल्द से जल्द शुरू करवा देना चाहिए। इस बीच अवनी दैविक के पास पहुंची। दैविक ने कहा, चलो चलते हैं अवनी। अवनी ने चलते हुए एक नज़र अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को देखा। फ़ोन पर बहुत से ईमेल आए हुए थे, क्योंकि अवनी ने काफ़ी टाइम से अपने फ़ोन को नहीं देखा था और किसी का कोई जवाब भी नहीं दिया था। ठीक उसी वक्त एक व्हीलचेयर वहां से जा रही थी, जो लगभग अवनी से टकराने ही वाली थी। यह देखकर दैविक ने तुरंत उसे अपनी साइड खींचा और बोला, संभाल के। अवनी ने रिप्लाई किया, इट्स ओके थैंक यू। उसका चेहरा फिर से लाल पड़ गया था। गाड़ी में बैठते ही दैविक ने नोटिस किया कि अवनी कुछ और सोच रही है, तो उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, मेरे लिए थोड़ी देर इंतज़ार करना। वह गाड़ी से उतरा और बेकरी शॉप में चला गया। थोड़ी देर बाद ही बहुत सारे बॉक्स लेकर बाहर आया। उसके अंदर कुछ स्नैक्स थे, केक, ब्रेड, दूध, मिल्क शेक और क्यूट क्यूट दिखने वाली कुछ कैंडी। लड़कियों को ऐसी ही चीज़ें पसंद होती हैं। दैविक ने वह सब चीज़ें उठाते हुए कहा, तुम इतने टाइम से ऑपरेशन रूम में रही हो, भूख तो तुम्हें पक्का ही लगी होगी। अपने सामने खाना देखकर अवनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दैविक ने आगे बढ़कर मिल्क शेक की बोतल खोलते हुए उसके सामने किया। अवनी बोली, मुझे भूख नहीं लगी है, खाना खा लो। दैविक ने उसे मिल्क शेक दे दिया। अवनी ने मजबूरी में मिल्क शेक लिया और कुछ सिप लिए। वह काफ़ी मीठा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में, डॉक्टर राजीव, आपका क्या मतलब है कि अब पॉइंट डिस्चार्ज हो गया है? मीनाक्षी गुस्से में डॉक्टर राजीव के पास पहुंची।
ट्रांसफ़र की बात करने के लिए आई थी, लेकिन ये क्या सुन रही हूँ मैं? उनकी जैसी कंडीशन है, उन्हें इसी अस्पताल में रहना चाहिए। आनंद ने चिंता भरे स्वर में पूछा। क्या यहाँ कोई और अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? राजीव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सिटी हॉस्पिटल पूरे शहर में सबसे अच्छा है। हम जानते हैं, कोई भी सिटी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख सकता है, लेकिन आनंद अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मीनाक्षी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, डॉक्टर राजीव, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमने अपनी माँ को जल्दी ट्रांसफ़र नहीं किया तो हमें डर है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करता रहेगा और उनकी रिकवरी में दिक्कत होगी। राजीव ने कोडली उनकी तरफ देखा। क्या यह औरत अवनी के बारे में बात कर रही है? उसे पता था कि अवनी ने कितना कुछ किया है मेहता परिवार के लिए, और बदले में इन लोगों ने क्या किया उसके साथ। राजीव ने बिना हिचकिचाए कहा, अगर आप लोगों को सचमुच उनकी जान की चिंता होती तो आप लोग तभी आ गए होते जब नर्स ने आपको फ़ोन किया था। सुबह 9 बजे आपको बुलाया गया था, लेकिन आप अब क्यों आए हैं? मीनाक्षी ने जल्दी से बहाना बनाते हुए कहा, हमें कुछ काम था। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मुझे सफा जाना था कुछ औरतों के साथ, और आनंद अपनी कुछ कंपनी के हायर ऑफिशियल्स के साथ गोल्फ खेल रहा था। राजीव के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह समझ गया था कि उनके लिए पैसे और एंटरटेनमेंट ज़्यादा मायने रखते हैं। मीनाक्षी ने आगे सफाई देते हुए कहा, जब तक हम घर पहुँचे तब तक खाना पहले से तैयार था, तो हमें खाना खाकर ही आना था, इसलिए खाना खाकर हम लोग यहाँ आए। राजीव ने व्यंग्य से कहा, आपका मतलब है कि आप लोगों के काम की वजह से सुमित्रा जी की तबीयत और उनकी नर्सिंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? यह सुनकर मीनाक्षी और आनंद दोनों ही ऑकवर्ड हो गए। डॉक्टर राजीव ने कहा, मैं ट्रांसफ़र पेपर साइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि दूसरे किसी भी हॉस्पिटल का मेडिकल रिसर्च और डॉक्टर इतने अच्छे नहीं हैं। एक बार सुमित्रा जी सिटी हॉस्पिटल से चली गई तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा ये गारंटी देने में कि वो ज़िंदा नहीं रहेंगी। इसलिए आप लोगों को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना होगा। यह सुनते ही आनंद के एक्सप्रेशंस गंभीर हो गए। उसने एक लंबी सांस ली और फिर राजीव की तरफ देखते हुए पूछा, डॉक्टर राजीव, क्या और कोई सॉल्यूशन है जिससे इस अस्पताल से जाने के बाद भी उनके हेल्थ पर कोई असर ना पड़े? राजीव कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, एक रास्ता है। यह सुनकर आनंद तुरंत आगे झुकते हुए बोला, बताइए डॉक्टर राजीव, मैं सुन रहा हूँ। राजीव ने गंभीरता से कहा, मार्केट में एक दवाई है जो उनकी जान बचा सकती है। आनंद उत्सुकता से आगे झुका और बोला, आप बोलिए, आगे बोलिए, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ। इतना कहते ही उसने अपने पॉकेट से पेपर और पेन निकाल लिया। राजीव ने गहरी आवाज़ में कहा, यह सिर्फ ब्लैक मार्केट से खरीदी जा सकती है और एक गोली की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, और वह उन्हें दिन में 2 बार लेनी है, और 3 महीने तक लेने के बाद हम यह एश्योर कर सकते हैं कि वह सर्जरी के लिए तैयार हो जाएंगी। यह सुनते ही आनंद और मीनाक्षी ने एक दूसरे को देखा। मीनाक्षी की आंखें चौड़ी हो गई। 1 लाख की एक गोली, और इसको 3 महीने तक खिलाना है? इसका मतलब करोड़ों रुपए का खर्चा। आजकल दवाई इतनी महंगी हो गई है। राजीव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, यह दवाई बहुत ही रेयर चीज़ों से बनाई जाती है, इसलिए यह थोड़ी महंगी है। आनंद ने वह नोटबुक वापस रखते हुए गंभीरता से कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। आपको इतना ख्याल रखना होगा। वे लोग सुमित्रा जी को बचाना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनके नाम पर कंपनी के 30% शेयर थे, जिनकी कीमत अभी 30 करोड़ रुपए थी। लेकिन इतनी महंगी दवाइयाँ वो लोग उन्हें बिल्कुल नहीं दिलाने वाले थे। इसके अलावा सुमित्रा दादी अवनी को बहुत प्यार करती थी। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो उनकी वसीयत के अनुसार सारे शेयर अवनी के हो जाएंगे। इसलिए उन्हें ठीक करना होगा और वसीयत चेंज करने के लिए मनाना होगा कि वह सब कुछ रितिका के नाम कर दें। अवनी हमेशा मेहता परिवार के बिजनेस को संभालती आई थी, क्योंकि उसकी दादी माँ के शेयर से उसे कंपनी में हिस्सेदारी थी, वरना इसे आनंद और मीनाक्षी के जीवन और मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आनंद और मीनाक्षी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। उन्हें लगता था कि वह लोग अपनी मेहनत के बल पर इतने अमीर हो गए हैं। आनंद ने वह बैंक कार्ड निकाला जो वह थोड़ी देर पहले
अवनी को देने की कोशिश कर रहा था और राजीव के सामने रख दिया। इससे राजीव और भी गुस्से में आ गया और वह सख्त आवाज़ में बोला, मिस्टर मेहता, क्या कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं नौकरी से निकाल दूं या फिर जेल भेज दूं? अगर कोई भी मेडिकल स्टाफ रिश्वत लेता है तो उसे भी जेल होगी। डॉक्टर राजीव, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आनंद ने हंसते हुए कहा। हम आपसे कोई प्रोफेशनल एथिक्स तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम बस थोड़े से ऑफिशियल्स को लो टोकन हैं। हमें पता है आप कितनी मेहनत करते हैं और यह पैसे हम इसलिए दे सकते हैं। हाँ डॉक्टर राजीव, ले लीजिए। हटो यहाँ से। राजीव ने उन दोनों की तरफ नहीं देखा और कोडली बोला, किसी ने मुझसे कहा है कि मैं नेचुरली काफ़ी मेहनत करता हूँ और मुझे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं। आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर राजीव, मीनाक्षी कुछ कहना चाहती थी लेकिन आनंद ने उसे चुप रहने का इशारा किया और हंसते हुए कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर डॉक्टर राजीव को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप किसी वक्त मुझे बता दीजिएगा। अगर बात अवनी की नहीं होती तो राजीव कब का उन दोनों को लात मार कर निकाल चुका होता। इस डॉक्टर राजीव के गुस्सा कितना ज़्यादा है। उसके ऑफिस से बाहर आते ही मीनाक्षी बोली, अब उसे दूसरी तरफ समर्थ को देखो। वह भी तो कितना अमीर परिवार से है और वह कितने अच्छे से बिहेव करता है। वह एक जीनियस डॉक्टर है और काफ़ी अमीर परिवार का वारिस भी, इसलिए उसका ऐसा गुस्सा आना नेचुरल सी बात है। और अभी अभी डॉक्टर राजीव ने कहा कि किसी ने स्पेशली सुमित्रा जी पर ध्यान रखने के लिए उन्हें कहा है। शायद यह परमार परिवार ही होगा, राइट? इतने सारे कनेक्शंस परमार परिवार के पास ही हो सकते हैं। और उसके अलावा समर्थ की रितिका की सगाई होने वाली है। परमार परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? हमें थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन आनंद को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वह लोग सुमित्रा जी के यहाँ से नहीं निकाल सकते। अचानक मीनाक्षी को कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे याद आ रहा है, यह होटल काफ़ी महंगा है। यह फ्लोर रेगुलर वीआईपीज़ के लिए है और दूसरा वाला वीवीआईपीज़ के लिए। सुमित्रा जी इस वीवीआईपी में रह सकती थी क्योंकि वह लोग परमार के रिश्तेदार थे और उन्होंने ही मदद की थी। मगर वीवीआईपी रूम एक अलग बात है। पैसे होते हुए भी कोई उसे ऑफर नहीं कर सकता। तो वह लड़की वहाँ क्या कर रही थी? वह तो किसी को जानती भी नहीं। डैड, मॉम, ठीक उसी वक्त प्यारी आवाज़ सुनाई दी, अरे जीविका, तुम यहाँ कैसे आई? पीछे मुड़कर मीनाक्षी ने देखा तो जीविका और उसके साथ समर भी आता हुआ दिखाई दिया। समर का अपीयरेंस और टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, जिसे मीनाक्षी बहुत खुश थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, समर, तुम भी आए हो? समर ने उन्हें ग्रीट किया और हेलो किया। हेलो, आनंद ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम दोनों डेट पर जाने वाले हो? तुम लोग यहाँ हॉस्पिटल में क्यों आए हो? हम मूवी देखने जाने वाले थे, मगर मैंने सुना कि हॉस्पिटल से कॉल आया था और मुझे लगा शायद दादी के साथ कुछ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ उन्हें देखने आई हूँ। समर मेरे साथ था तो हम साथ आ गए। मॉम, डैड, दादी, कहते हुए जीविका सबके सामने अपने एटिकेट स्किल का भरपूर प्रदर्शन कर रही थी। भले ही वह सुमित्रा दादी से अंदर ही अंदर नफरत करती थी, तभी उसने कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहा, मुझे लगा मैंने मेरी बहन को देखा। नीचे वह वीआईपी एलिवेटर से बाहर आ रही थी। अवनी का नाम सुनते ही समर हैरान हो गया। क्या इन लोगों ने नहीं कहा था कि अवनी अपने बायोलॉजिकल फैमिली के पास वापस चली गई है? वह यहाँ क्या कर रही थी? मीनाक्षी और आनंद की एक्सप्रेशंस खराब हो गए। वह उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल चाहता है कि हम थोड़ी सी एडिशनल फीस जमा कर दें। तुम अंदर जाकर उनसे मिल लो, शायद तुम्हारे प्यार की वजह से वह ठीक हो जाएं। यह सुनकर समर और रितिका ने एक दूसरे को देखा और हाथ पकड़कर वार्ड के अंदर गए। सुमित्रा जी बहुत पतली हो गई थी और वह बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें देखते ही रितिका ने अपनी नकली आंसू बहाना शुरू किया। दादी, मैं आपसे सिर्फ 2 दिनों से मिलने नहीं आ पाई और आप इतनी कमज़ोर हो गई। सच यह था कि उसके 2 दिन सच नहीं थे, वह लगभग 1 महीने से नहीं मिली थी। मेरी दादी माँ को इतना कुछ क्यों सहना पड़ा? मैं उनका दर्द क्यों नहीं ले सकती? क्यों? उसने अपना नाटक जारी रखा और उसके नकली आंसुओं को देखकर समर ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, सिली गर्ल, तुमसे बहुत कुछ सहा है।
मुझे नहीं डर है। अगर दादी माँ ठीक हो जाएं तो मैं उनका सारा दर्द अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। रितिका की मासूमियत भरी आवाज़ में एक सच्ची भावना झलक रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरा दृढ़ था। उसकी निस्वार्थ भावना को देखकर समर अंदर तक प्रभावित हो गया। उसके लिए उसका प्यार और भी गहरा हो गया। तुम सच में बहुत अलग हो रितिका, समर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में गहरी भावुकता थी। उसने हल्के से उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा, जहाँ सच्चाई और प्रेम का टूट मेल था। मुझे बस यह चाहिए कि दादी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मैं अपनी सारी खुशियाँ, अपना सारा सुख उनके लिए दे सकती हूँ। रितिका की आवाज़ में समर्पण और निश्चय झलक रहा था। समर उसे देखता रह गया। उसके दिल में उसके लिए सम्मान और प्रेम दोनों बढ़ गए थे। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब तक आपने देखा कि अवनी हॉस्पिटल से दैविक के साथ निकल जाती है और वहीं रितिका समर के साथ अच्छा बनने का नाटक करने के लिए आती है। अब आगे, रितिका ने नकली आंसू बहाते हुए कहा। अगर मैं घर नहीं आई होती तो समर से शादी करने वाली मेरी बहन होती। मैंने अपनी बहन की खुशियां बर्बाद कर दी, इसलिए भगवान मुझे इस तरह से सजा दे रहे हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स जिनकी मैं परवाह करती हूँ, उन्हें इस तरह तकलीफ़ देकर मुझे अमीर परिवार में नहीं आना। मुझे समर से शादी भी नहीं करनी है। समर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम सिंघानिया परिवार की बेटी हो और सिंघानिया परिवार में वापस आना तुम्हारा हक था। मेरी तुमसे सगाई इसलिए हो रही है क्योंकि यह पहले से ही तय था। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। रितिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू सच्चे नहीं थे। वह नज़रें झुकाकर एक मासूमियत भरा चेहरा बनाए हुए थी ताकि समर की सहानुभूति जीत सके। समर उसकी हालत देखकर थोड़ा असमंजस में था, लेकिन फिर भी उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हें खुद को दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हालात अलग होते तो चीज़ें भी अलग होती, लेकिन तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। रितिका ने आंसू पोंछते हुए हल्की आवाज़ में कहा, अगर तुम कह रहे हो तो मैं कोशिश करूंगी कि इस स्थिति को समझ सकूं, लेकिन मेरा दिल अभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है। समर ने हल्के से सिर हिलाया और उसके कंधे पर सांत्वना देने के लिए हाथ रखा। वहीं दूसरी तरफ रात होने लगी। दैविक की कार ट्रैफिक से होकर तेज़ी से एमराल्ड पार्क की तरफ बढ़ रही थी। उस दौरान उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। उसने पहली बार कॉलर आईडी की तरफ देखा और कॉल कट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ वाला इंसान भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और लगातार कॉल कर रहा था। मुझे यही उतार दीजिए प्लीज़। अवनी को लगा कि उसके प्रेजेंस की वजह से दैविक कॉल नहीं उठा पा रहा है। तभी दैविक ने एक्सप्लेन किया, यह कोई बकवास कॉल है। मगर बकवास कॉल लगातार आ रहा था। फाइनली अवनी को एम्बारसमेंट फील होने लगा। उसने अनकंफर्टेबल न करने के लिए दैविक ने अपने ईयरफोन पहने और कॉल आंसर किया। दैविक, तुमने फाइनली मेरा कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ नैन्सी बहुत रो रही थी। मुझे सचमुच नहीं पता कि मेरे जाते ही दादी माँ के साथ इतना बड़ा कुछ हो गया। मैंने यह जब जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो सुना था कि हार्ट रिवाइव हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने बहुत ध्यान से वह सूप बनाकर उसमें हार्ट रिवाइव मिलाई थी और उन्हें दिया था। मुझे लगा था कि दादाजी की मदद करेगा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इससे उनकी कंडीशन और बुरी हो जाएगी। यह सब उस दवाई बेचने वाले इंसान की वजह से हो रहा था जिसने मुझे दवा दी थी। उसकी आवाज़ में दर्द और मजबूरी झलक रही थी। उसमें मुझे दवाई बेच दी और मैंने कुछ देखा नहीं। मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। अगर मुझे पता होता कि कुछ गलत है तो मैं इसे खतरे में नहीं डालती। वह लगातार सफाई दे रही थी, लेकिन दैविक के चेहरे पर कोई भरोसे का भाव नहीं था। उसने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दादाजी को अपने दादाजी मानती हूँ। मैं उन्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगी। दैविक के पास उसकी बकवास सुनने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने बात खत्म होते ही फ़ोन काट दिया और अपने ईयरफोन निकाल कर ड्राइविंग करने लगा। उसकी आंखों के कोने से उसने अवनी को देखा, जो ऑक्टेडली कोने में बैठी हुई थी। क्या हुआ? उसने पूछा। अवनी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वह सामने वाला इंसान बहुत तेज रो रहा है, मैं सुन सकती थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला इंसान क्यों रो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की करुणा झलक रही थी। दैविक ने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया, जिस इंसान ने मेरे दादाजी को हर्ट किया था उसने माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया था। अवनी ने देखा कि वे लोग एमराल्ड पार्क के पास हैं, तो वह बोली, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दीजिए, रात हो गई है, मैं गैराज में तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। दैविक ने शांत स्वर में कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अवनी ने फ़ौरन मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी गाड़ी को देखे। उसकी लाइसेंस प्लेट काफ़ी लोगों का ध्यान खींच सकती थी। अगली बार मैं और सस्ती गाड़ी लेकर आऊँगी। क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले मैनेज कर लोगी? दैविक ने चिंता से देखा। वह पार्क अब तक पूरा बना नहीं था और वहाँ ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। गैरेज की तरफ जाने वाला रास्ता भी काफ़ी डार्क था। वह एक लड़की है, क्या उसे डरना नहीं चाहिए? दैविक ने खुद से सवाल किया। मुझे डर नहीं लग रहा, अवनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसके आसपास का माहौल ठंडा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने इससे भी बुरे सिचुएशंस फेस किए थे और वह भी कई बार। वह अपनी सीट बेल्ट खोलने लगी। मैं कर देता हूँ, इतना कहकर दैविक आगे झुका और सीट बेल्ट खोलने में उसकी मदद करने लगा। इतने नज़दीक से अवनी ने नोटिस किया कि दैविक के फीचर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। सीट बेल्ट खोलने के बाद दैविक ने अपनी गहरी आंखों से गंभीरता से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब घर पहुंच जाओ तो मुझे बताना। श्योर, अवनी ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया। उसकी हाँ सुनने के बाद दैविक गाड़ी से उतरा और उसकी दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोला। अवनी जैसे ही बाहर आई, दैविक ने उसे उसका बैग और जो फूड पैकेट साथ लाया था वह देते हुए कहा, अगर तुम्हें भूख लग जाए तो तुम इसे खा सकती हो। अवनी मानने ही वाली थी, लेकिन उसकी आंखों के लुक को देखकर उसने वह सारी चीज़ें लेने का सोचा। लेकिन अभी जैसे ही उसने बैग लिया, उसकी उंगलियां गलती से दैविक के हाथ से छू गई। एक सॉफ्ट टच की वजह से उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया और वहाँ से मूव करने लगी। तभी दैविक ने सॉफ्टली उसका नाम लिया, अवनी। हाँ, अवनी ने पीछे मुड़कर देखा तो दैविक बोला, वह लड़की जिसे कॉल किया था वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अवनी पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस स्थिति को कैसे हैंडल करना चाहिए। वह बस मुझसे माफ़ी मांग रही थी, मैं उसे ठीक से नहीं जानता, दैविक ने संजीदगी से कहा। अवनी की आंखों में हल्की झिझक थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ओके। मन ही मन उसने खुद से सवाल किया, इससे मेरा क्या लेना देना? दैविक की आवाज़ बेहद शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी, संभल कर जाना। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने फिर कहा, और तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे कॉल कर देना। अवनी ने सिर हिलाया और हल्के स्वर में बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। जैसे ही वह उसकी नज़रों से ओझल हुई, दैविक की नज़रें कुछ पलों के लिए वहीं ठहर गई। उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कार की ओर कदम बढ़ा दिए। वह कार में बैठा, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। बार बार अवनी का मासूम चेहरा उसकी यादों में घूम रहा था। उसके मन में कई सवाल थे, जिनके जवाब उसे खुद भी नहीं पता थे। अवनी अभी पार्किंग एरिया में पहुंची ही थी कि तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया। उसने स्क्रीन पर देखा, दैविक कॉलिंग। उसने हल्की हैरानी से कॉल उठाई और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या तुम्हें गाड़ी मिल गई? अवनी को यह थोड़ा फनी लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी अभी मिली है, आप अभी तक गए नहीं? दैविक की आवाज़ गंभीर थी, लेकिन हल्की सी नरमी भी थी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे साथ जाने का, अवनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जिट नंबर 2 से जा रही हूँ। उसने अपनी गाड़ी का अनलॉक बटन दबाया और बोली, सुनो आपने, मैं अपनी गाड़ी अनलॉक कर ली है। दैविक ने हल्की आवाज़ में कहा, कार ध्यान से चलाना। कॉल कट होते ही दैविक ने वेद को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में हल्की गंभीरता थी। आज रात के सारे शेड्यूल क्लियर कर दो, मुझे ठाकुर परिवार के घर जाना है। जैसे ही वेद ने यह सुना, वह थोड़ा एक्साइटेड हो गया और बोला, सर
क्या आप आज के इंसिडेंट की वजह से मिस नैन्सी के साथ स्कोर सेटल करने जा रहे हैं? उनका कोई बड़ा इंटेंशन नहीं था। दैविक ने ठंडे स्वर में कहा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। वेद ने हल्की हंसी के साथ कहा। तो क्या आप फाइनली बिग बॉस के अच्छे इंटेंशन समझ गए हैं और आप मिस नैन्सी के साथ उनसे मिलने के लिए अस्पताल जाना चाहते हैं? बिग बॉस बहुत खुश होंगे। दैविक ने दूर तक देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा। मुझे मिस्टर और मिसेस ठाकुर से मिलना है। वेद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या आपने फाइनल डिसाइड कर लिया कि आपको ठाकुर परिवार की बेटी से शादी करनी है? जैसे ही वेद ने अपनी बात खत्म की, वहीं दूसरी तरफ से अपने बॉस के गुस्से को महसूस कर सकता था। क्या ऐसा नहीं है? मैं एंगेजमेंट तोड़ने जा रहा हूँ, दैविक ने ठंडे स्वर में कहा। वेद का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह बोला, सर आप मजाक तो नहीं कर रहे? दैविक की आवाज़ में कोई हल्कापन नहीं था, वह एकदम स्पष्ट था। वेद नर्वस होकर बोला, सर आपकी और मिस नैन्सी की शादी बड़ों ने तय की थी। अगर आज आपने इसे कैंसिल कर दिया तो यह ठाकुर परिवार की बेइज्जती होगी और यह ठाकुर और सिंघानिया परिवार के सालों पुराने दोस्ती के रिश्ते को खराब कर देगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, दैविक ने हल्के लेकिन गंभीर स्वर में कहा। दैविक शांत था और चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर ट्रैफिक को देख रहा था। वेद कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, सर मैं जानता हूं कि आपको मिस नैन्सी पसंद नहीं है और सच कहूं तो मुझे भी वह बिल्कुल पसंद नहीं। वह काफ़ी टेढ़े दिमाग की लड़की है। मुझे मिस अवनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन यह बात आपकी और मिस नैन्सी के बीच की नहीं है। यह दो बड़े परिवारों की बात है, ठाकुर और मल्होत्रा परिवार की। इस वक्त दीवान जी हॉस्पिटल बेड पर बीमार पड़े थे, इसलिए वे किसी भी कीमत पर दैविक को यह सब करने से रोकना चाहते थे। उन्होंने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, सर क्या आप दोबारा सोच सकते हैं? उनकी सारी बातें सुन लेने के बाद दूसरी तरफ से दैविक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, गिफ्ट रेडी कर लो, हम आज ही जा रहे हैं। सर, वेद समझ गया कि उसके बॉस ने मन बना लिया है, कोई उन्हें नहीं रोक सकता, मगर फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर भले ही आपको ठाकुर परिवार से कोई नफरत हो, कम से कम आप ठाकुर परिवार की छोटी बेटी प्रियसा ठाकुर के साथ अपनी दोस्ती के बारे में या फिर मिस नैन्सी या कम से कम अपने दादाजी के बारे में सोच लीजिए। न सिर्फ वह अपने परपोते का मुंह नहीं देख पाएंगे, बल्कि ठाकुर परिवार और मल्होत्रा परिवार के बीच के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे और इन्हें बातों से पलटने वाला कोई नहीं होगा। क्या आप इतना सब कुछ बर्बाद कर देंगे? क्या आपने सच में यह फैसला कर लिया है? वेद ने चिंतित स्वर में पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दैविक इतने बड़े कदम उठाने जा रहा है। दैविक ने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में जवाब दिया, हाँ मैंने सोच समझ कर यह फैसला लिया है, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। लेकिन सर, इस फैसले के नतीजे बहुत बड़े होंगे। ठाकुर और मल्होत्रा परिवार के रिश्ते हमेशा के लिए टूट सकते हैं। वेद की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। दैविक ने वेद की ओर देखा और शांत लेकिन कठोर स्वर में बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं से ज़्यादा अपने सिद्धांतों को अहमियत देता हूँ। वेद को दैविक की बातों से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बोला, क्या आपको अंदाज़ा भी है कि इससे सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि आपके दादाजी की स्थिति भी प्रभावित होगी? इस पर दैविक थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं अपने दादाजी की हालत की चिंता करने लगा तो मैं कभी अपने फैसले पर अड़िग नहीं रह पाऊंगा। मुझे जो सही लगता है वही करना होगा। लेकिन सर, आपकी यह जिद आपको बहुत कुछ खोने पर मजबूर कर सकती है। वेद की आवाज़ में निराशा झलक रही थी। दैविक ने वेद की ओर देखा और थोड़ा नरम स्वर में कहा, मुझे पता है वेद, लेकिन कभी कभी कुछ खोकर ही हमें खुद को पाना पड़ता है। दैविक ने फिर भी अपना फैसला नहीं बदला। वेद समझ गया कि अगर उसने कुछ बोला तो उसकी भी खैर नहीं होगी। वह काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसके बॉस की शादी कोई और डिसाइड नहीं कर सकता था, और अगर दादाजी ने भी कोशिश की तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी गलती नैन्सी की थी। आज की उसकी बीमारियत की वजह से उसके बॉस इतने गुस्सा हो गए थे कि वह होने वाली सगाई को तोड़ना चाहते थे। अभी दादाजी को मत बताना, जब वह ठीक हो जाएंगे उन्हें खुद बताऊंगा, दैविक ने कहा। वेद समझ चुका था कि अब वह कुछ कन्विंस नहीं कर सकता।
कुछ देर बाद दीवान जी तक यह खबर पहुंच गई, लेकिन इतनी बड़ी दो परिवारों के बीच रिश्ते तोड़ने वाली बात आपकी तरफ से थी, और जब दीवान जी को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होंगे। इस वक्त बस एक ही उम्मीद की जा सकती है कि यह खबर जल्दी ना फैले, वरना दीवान जी की हालत ऐसी ही नहीं कि वह और शौक बर्दाश्त कर पाएं। वहीं ठाकुर मैंशन में सावंत जी और गीता जी शांति से अवनी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, और उसके आते ही उन्होंने उसे डाइनिंग टेबल पर बुलाया। टेबल पर बैठाकर खाना खिलाना शुरू कर दिया। दीवान जी के इंसिडेंट की वजह से रो रो कर नैन्सी की आंखें लाल हो गई थीं, इसलिए वह नीचे नहीं आई और उसने झूठ बोल दिया कि उसने खाना खा लिया है। वह अपने रूम में छुपी हुई थी। उसे डर था कि अगर उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता चलेगा तो वह लोग नाराज़ होंगे। डिनर के बाद अवनी ने थोड़ी देर अपने पेरेंट्स से बात की और फिर अपने रूम में ऊपर चली गई बात लेने के लिए। सावंत जी और गीता जी सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी एक सर्वेंट जल्दी से आकर कहता है, सर, मिस्टर देविक सर आए हुए हैं। वह सर्वेंट थोड़ा पैनिक कर रहा था, क्योंकि मल्होत्रा परिवार बहुत ही बड़ा नाम था। उसे लोग कोल्ड हार्टेड और रूथलेस कहते हैं। न सिर्फ वह नौकर बल्कि बाकी सारे सर्वेंट भी डरे हुए थे। सावंत जी और गीता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। देविक, वह क्यों आया है? ऐसा क्या हो सकता है कि उसे पता चल गया हो कि अनु वापस आ गई है? शायद यही कारण होगा। जल्दी से अंदर लेकर आओ। सावंत जी भी थोड़े कंफ्यूज थे। अब वे लोग क्या करेंगे? जल्दी ही देविक लिविंग रूम के अंदर आया। अपने डैशिंग फीचर्स और हाईएस्ट टेस्ट के साथ उसका प्रेजेंस एक राजा की तरह था, और वहां आते ही एक पावरफुल ऑरा चारों तरफ फैल गया। उसके पीछे पीछे कई सारे आदमी ढेर सारी गिफ्ट्स लेकर आए और उन्हें वहीं रख कर दरवाजे के बाहर आराम से खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। इस वक्त सिर्फ वेद देविक के साथ काफ़ी रिस्पेक्टफुल होकर खड़ा था। हेलो, बहुत वक्त हो गया आपसे मिले हुए। देविक की कोल्ड पर्सनालिटी थी और वह ज़्यादा नहीं बोलता था। उसकी ग्रीटिंग भी ऐसी थी जैसे वह फॉर्मल मीटिंग में हो। देविक, तुम ऐसे अचानक यहाँ? गीता जी ने सबसे पहले रिएक्ट किया और एक वार्म स्माइल के साथ उन्होंने कहा, अच्छी बात है तुम आए, और इन गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी थैंक यू। सावंत जी ने फ्रेंडली टोन में कहा, देविक प्लीज़ बैठो, प्लीज़ कोई एक कॉफ़ी लेकर आओ। उन्होंने देविक की ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और आगे बोले, तुम्हारे दोस्त के देश से बाहर जाने के बाद तुम तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आज रात अच्छे से बात करते हैं। तुमने खाना खा लिया देविक? देविक हमेशा की तरह पोलाइट और कोल्ड आवाज़ में बोला, मैंने खाना खा लिया। गीता जी ने उसकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, काफ़ी वक्त हो गया है, तुम अब और भी मैच्योर हो गए हो। देविक हमेशा से ही टाल, हैंडसम, कंपोज्ड और बिल्कुल फ्लॉलेस पर्सनालिटी वाला इंसान था। वह अपने अंदाज में खड़ा था, लेकिन अंदर से उसकी निगाहें हर एक चीज़ को स्कैन कर रही थी। वहीं सेकंड फ्लोर पर नैन्सी ने अवनी के जाते ही अपने पेरेंट्स से बात करने की तैयारी की। उसका मकसद यह था कि वह परिवार में अपने रिश्ते अच्छे कर सके, ताकि उसकी वजह से आज जो दीवान जी के साथ हुआ है वह पता चलने पर भी कोई उसे डांटे ना। लेकिन जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, तभी उसे दो नौकरानियों की बातें सुनाई दी, जो देविक के अचानक आने के बारे में बातें कर रही थी। उसने तुरंत पूछा, क्या यहाँ देविक आया है? और उसे पता चला कि हाँ, देविक आया है। यह सुनते ही उसके पैर कांपने लगे। वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मिस नैन्सी, ईशा जल्दी से उसकी मदद के लिए आई और बोली, क्या तुम ठीक हो? ईशा। नैन्सी ने ईशा का हाथ पकड़ा और पैनिक आवाज़ में बोली, देविक आया है लिविंग रूम में। पहले देखते हैं वह क्या बात करता है। नहीं, अगर उसने कुछ कहा तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी, इसलिए मुझे पहले बता देना चाहिए। नैन्सी ने जल्दी से जाते हुए कहा, मैं जल्दी नीचे जाकर उसे माफ़ी मांग लेती हूँ। नैन्सी, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। ईशा ने उसे रोकते हुए कहा, शांत रहो, पहले देखते हैं कि नीचे हो क्या रहा है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वहीं जब देविक ने कहा कि वह लोग यहाँ मिस ठाकुर के बारे में बात करने आए हैं, तो सावंत जी और गीता जी ने एक दूसरे को देखा।
क्या इसका मतलब अवनी से है? दैविक को हर चीज़ की खबर होती है। उसे ऑलरेडी पता चल गया है कि ठाकुर परिवार की असली बेटी कोई और है और नैन्सी सिर्फ उनकी गोद ली हुई बेटी है। शायद इस बारे में ही उसे कुछ बात करनी होगी, इसलिए गीता जी से पहले बोली, दैविक, सारी चीज़ अचानक से हो गई। हमें मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का, और यह सब काफ़ी वक्त पहले हुआ था। दैविक ने सोचा कि वह पुरानी इंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसने हाँ में सिर हिलाया और उनके बोलने का इंतज़ार करने लगा। गीता जी ने डिटेल में उसे अस्पताल वाली आग और बच्चों के बदलने के बारे में बताया और फिर बोली, हमें अवनी फ़िलहाल ही मिली है और अभी तक हमने उसकी आइडेंटिटी पब्लिक में अनाउंस भी नहीं की है। अवनी के दादा दादी अभी भी इस बारे में नहीं जानते हैं। हम मल्होत्रा परिवार को या फिर तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे। दैविक शौक हो गया। वेद भी शौक हो गया। गीता जी जानती थी कि इस पॉइंट पर आकर छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, रानी, जाओ जाकर अवनी को नीचे ले आओ। वेद ने गीता जी की तरफ देखा और फिर दैविक की तरफ। हो क्या रहा है? क्या बॉस की मंगेतर मिस नैन्सी नहीं है, बल्कि मिस अवनी है? तो क्या यह शादी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है? उसके बॉस ने तो इतनी एजुकेटेड और प्रिंसेस की तरह पली बड़ी मिस नैन्सी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वह किसी और गांव में पली बड़ी लड़की जिसे वह जानते भी नहीं, उसे क्यों एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन अब दैविक की आंखें डीप थी और वह सिर्फ इसी बारे में सोच रहा था। वहीं ऊपर अपने रूम में अवनी अभी अभी शावर लेकर बाहर आई थी और अपने बाल सुखा रही थी। जैसे ही उसने रानी के मुंह से सुना कि उसकी माँ उसे बुला रही है, तो बिना सोचे समझे वह नीचे आने के लिए निकल गई। अपने नाइट गाउन में और गीले बालों के साथ नीचे आई, जिससे सबका अटेंशन उसकी तरफ चला गया। वेद ने जैसे ही सामने खड़ी लड़की को देखा, उसका मुंह हैरानी से खुल गया। उसने नाम सुनकर यह सोचा कि एक नाम के कई लोग इस दुनिया में होते हैं, इसलिए नहीं हो सकता कि उसके बॉस की जान बचाने वाली लड़की ही ठाकुर परिवार की अभी अभी मिली हुई बेटी हो सकती है। दैविक ने भी अपनी नज़र उठाकर सामने देखा और उसकी आंखों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी। तो यह है वह ठाकुर परिवार की नई असली बेटी। अवनी भी जैसे ही नीचे आई, तभी उसकी नज़रें सोफे पर बैठे हुए दैविक पर पड़ी। उसका हैंडसम चेहरा चमक रहा था और उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। यह आदमी उसके घर में क्या कर रहा है? अवनी की आंखों में कन्फ्यूजन थी। फिर भी उसने पूछा, मॉम, क्या आपने मुझे बुलाया? अनु, यहाँ बैठो। गीता जी ने उसे बैठने का इशारा किया और बोली, मैं तुम्हें मिला देती हूँ, यह दैविक है। कई साल पहले हमारे परिवार ठाकुर परिवार और मल्होत्रा परिवार के बीच एक रिश्ता तय हुआ था, इसलिए टेक्निकल बात की जाए तो दैविक तुम्हारा होने वाला मंगेतर है। अवनी कंफ्यूज हो गई और शौक भी। क्या मंगेतर? कौन सा जमाना है यह? क्या अब भी ऐसे शादी होती हैं? और यह है हमारी बेटी जो हमें अभी अभी मिली है, अवनी ठाकुर। गीता जी ने अवनी को और दैविक से इंट्रोड्यूस कराया। दैविक की नज़र थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। तो यह है वो। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह ठाकुर परिवार की बेटी होगी। वेद को भी एहसास हो गया कि वही ठाकुर परिवार की असली बेटी हैं। तब भी उसमें इतनी हिम्मत है कि उन्होंने इतने अमीर इंसान की सर्जरी की और तान्या की बच्ची को उसके घुटनों पर भी बैठाया। अब पता चला उसके पास इतना पावरफुल बैकग्राउंड है। नैन्सी जो सेकंड फ्लोर से यह सारी बातें सुन रही थी, उसे लगा कि दैविक आज उसके दादाजी के साथ जो कुछ हुआ इसलिए उससे मिलने आया है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ अवनी से मिलने आया है। उसके नाखून उसके स्किन में घुस गए। वह बहुत गुस्से में थी और उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। अवनी का आना ज़रूरी था क्या? उसका इस परिवार में आना क्यों ज़रूरी था? क्या वह हर चीज़ छीन रही है जो उसकी होती है? तो मिस्टर मल्होत्रा आज यहाँ किस लिए आए हैं? अवनी ने अपने सामने बैठे लड़के को देखा और उसे उसके यहाँ आने का कारण समझ में नहीं आया। दैविक ने मुस्कुराकर अवनी की चमकती हुई आंखों को देखा और कहा, मैंने सुना कि मेरी फियोंसे अभी अभी अपने परिवार में वापस लौटी है, तो मैं बस थोड़े से गिफ्ट लेकर तुमसे मिलने आया था। यह सुनते ही वेद की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने दैविक की तरफ देखा। मन ही मन बोला, सर, क्या आप यहाँ इंगेजमेंट तोड़ने नहीं आए थे? यह कारण कैसे बदल गया? क्या ऐसा इसलिए है
क्योंकि अब आपकी शादी मिस अवनी से होने वाली है, इसलिए आपने अपना मन बदल लिया। आप अपना दिमाग बहुत तेज़ी से बदलते हैं। भले ही बाहरी दुनिया में यह अफवाह थी कि दैविक कोल्ड हार्टेड, क्रूअल और ब्रूटल है, मगर इतने सालों से दैविक को देखने के बाद गीता जी उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानती थीं। उन्हें दैविक काफ़ी डाउन टू अर्थ, कैपेबल और रिस्पॉन्सिबल लगता था। उसके लुक्स और एबिलिटी की वजह से वह किसी से भी बहुत ज़्यादा ऊपर था। अगर अनु की शादी उससे होगी तो उसकी पूरी ज़िंदगी बहुत खुशी और बिना चिंता के बीतेगी, उन्होंने सोचा। और अवनी ने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि सामने बैठा हुआ इंसान उसका मंगेतर हो सकता है। मेरे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं। दैविक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसकी मैग्नेटिक आवाज़ काफ़ी जेंटल थी। कब फ्री होगी तुम? हम उनसे जाकर मिल सकते हैं। अगर तुम मेरे मंगेतर के तौर पर नहीं मिलना चाहती तो तुम सिर्फ अपने परिवार के बिहाफ पर उनसे मिल सकती हो, दैविक ने आगे कहा। यह बहुत अच्छा आइडिया है। सावन जी ने उम्मीद नहीं की थी कि दैविक इतना स्मार्ट होगा। हाँ, तुम ठाकुर परिवार के बिहाफ पर जा सकती हो, गीता जी भी बोली। तो अवनी ने सोचा, कोई मुझसे भी पूछ लो कि मुझे क्या करना है। अनु, तुम्हें कल अंकल से जाकर मिलना चाहिए। तुम घर आए हुए 2 दिन हो गए हैं। अब वक्त हो गया है। आफ्टर ऑल, ठाकुर परिवार से ही मल्होत्रा परिवार के लिए रिश्ता किया था और दैविक को कोई मना नहीं कर सकता। और दीवान जी हॉस्पिटल में थे और सबका कहना था कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। उनके नाम के ही रिश्ते के कारण अवनी को उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। यह ठीक रहेगा। तुम जो उनसे मिल लो, सावन जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। और गिफ्ट भी ले जाना कुछ। गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा आना ही काफ़ी है। दैविक की आवाज़ काफ़ी क्लियर थी। नहीं नहीं, यह इन दोनों की पहली बार मुलाकात होगी। हमें कोर्टसी के तौर पर तो कुछ ले लेना होगा, सावन जी इंसिस्ट करते हुए बोले। तो फिर मुझ पर छोड़ दीजिए। दैविक ने जेंटली अवनी की तरफ देखा और बोला, हम बाद में टाइम डिस्कस कर लेंगे। अवनी ने अपने पेरेंट्स को देखा जो काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे, इसलिए उसने हार मानते हुए कहा, ऑल राइट। अवनी ने दीवान जी की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए अपने कदम बढ़ाए। आखिरकार वह जानती थी कि उनके इलाज के बदले उसने जो ब्लैंक चेक लिया था उसकी जिम्मेदारी उसी पर थी। जैसे ही दैविक ने बातचीत समाप्त की, उसने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, मैं अब आप लोगों को और परेशान नहीं करूँगा। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो दैविक? इतनी सारे गिफ्ट्स लेकर आए, यह सब क्यों? गीता जी के स्वर में हल्की चिंता थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, दैविक ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा तोहफा है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दें। अनु, दैविक को बाहर तक छोड़कर आओ, गीता जी ने सुझाया। उसे क्यों छोड़ने जाना है? अनु ने पूछा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दैविक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जा रहा हूँ मिस ठाकुर, आप यहीं रहिए। अवनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी हंसती हुई आंखों में हल्की चिढ़ स्पष्ट थी। क्या यह इसलिए परेशान है क्योंकि मैंने अपना पूरा नाम नहीं बताया या अपने परिवार की पहचान साझा नहीं की? उसने मन ही मन सोचा। उसने अपने अंदर की असमंजस को दबाने की कोशिश की। आखिर वह बस 2 दिन पहले इस परिवार में आई थी और उसे अभी भी यहाँ की आदत नहीं पड़ी थी। दैविक ने फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाकर आराम करो मेरी फियोंसी। फियोंसी? अवनी ने चौंक कर सोचा। वह इस बात को अब भी पूरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं थी, परंतु सावन जी और गीता जी ने जब यह शब्द सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों के मन में यही ख्याल आया कि दैविक शायद अवनी को पसंद करने लगा है। यह तो उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर था। इसी बीच सेकंड फ्लोर पर खड़ी नैन्सी अपने भीतर के गुस्से और पछतावे को रोक नहीं पाई। वह सीढ़ियों से पीछे की तरफ तेजी से दौड़ती हुई नीचे आई। दैविक! उसकी चीख ने सबका ध्यान खींचा। वेद ने उसे आता देख तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। मिस नैन्सी, आप इतनी तेज़ क्यों दौड़ रही हैं? वेद ने फिक्रमंद स्वर में पूछा। लेकिन नैन्सी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए दैविक को देखा। उसकी आवाज़ में अफसोस और पीड़ा साफ झलक रही थी। दैविक, दादाजी की हालत ख़राब है, इसमें सचमुच मेरी गलती थी, उसने कहा। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है और थैंक यू जो अभी अभी मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे एम्बैरस नहीं किया।
वेद ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? मेरे बॉस तो इस लड़की को ज़रा भी गंभीरता से नहीं लेते। वह उसके बारे में सोचने के लिए क्यों रुकेंगे? फिर नैन्सी ने एक पल के लिए दैविक की ओर देखा और कहा, मैंने सुना कि तुम्हारे दादाजी की तबीयत अच्छी नहीं है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या कल तुम मेरी बहन को पिक करने आओगे? अगर हाँ तो मुझे भी साथ ले चलोगे? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दैविक की आंखों में काफ़ी कोल्डनेस दिखाई दी। दादाजी मेरी मंगेतर से मिलना चाहते हैं। उसकी बातों का साफ मतलब था कि वह तुमसे नहीं मिलना चाहते। आगे कहानी में क्या होगा? नैन्सी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे इतनी बुरी तरह रिजेक्ट कर देगा। उसके दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने आखिरी उम्मीद के साथ कहा, मैं तुम्हारी फियोंसे के तौर पर नहीं चलना चाहती। मैं ठाकुर परिवार की तरफ से चल सकती हूँ। दैविक, क्या तुम मुझे दादाजी से माफ़ी मांगने का मौका दोगे? यह कहते हुए नैन्सी ने उम्मीद भरी नज़रों से दैविक की तरफ देखा, लेकिन तभी दैविक की आंखें ठंडी हो गईं और उसने सख्त आवाज़ में कहा, सिर्फ मेरी फियोंसे ही ठाकुर परिवार की तरफ से चल सकती है। नैन्सी को यकीन नहीं हो रहा था कि वेद, जो दैविक के लिए काम करता है, उसमें भी इतनी हिम्मत है कि उसे रोक सके। पास्ट में अवनी के आने से पहले वह हमेशा उसे रिस्पेक्ट देता था। हम यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते, वेद ने कहा और दैविक के पीछे पीछे चलने लगा। दैविक को दूर जाते देख नैन्सी फिर चिल्लाई, तुम चाहे भरोसा करो या नहीं, मैं दादाजी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। वेद ने मन ही मन सोचा, क्या मिस नैन्सी को लगता है कि उनके बॉस के ठंडे स्वभाव की वजह सिर्फ दीवान जी को चोट पहुंचाने के कारण है? सबको दिख रहा है कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जहां बात अवनी की होती है वहां वो लोग अलग हो जाते हैं। वहीं लिविंग रूम में गीता जी ने ढेर सारे गिफ्ट्स देखे और बोली, अवनी, ये सारे गिफ्ट्स दैविक की तरफ से हैं, आप लोग देख लीजिए। अवनी ऊपर चली गई। उसने अपने परिवार से मिलने के वक्त यह सब नहीं सोचा था। वक्त के साथ चीज़ें जटिल होती जा रही थी। बाहर गार्डन में नैन्सी ने दैविक को दूर जाते देखा और धीरे धीरे रोने लगी। ईशा ने तुरंत आकर उसे शांत कराते हुए कहा, मिस नैन्सी, वह पहले ही जा चुके हैं। ईशा, मैं क्या करूं? नैन्सी ने रोते हुए कहा। दैविक अवनी के साथ अलग बर्ताव करता है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा। ईशा ने उसकी पीठ थपथपाई और शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अवनी हो सकता है कि खूबसूरत हो, मगर वह साधारण माहौल में पली बड़ी है। वह ज़्यादा वक्त तक दैविक के इंटरेस्ट को बनाए नहीं रख पाएगी। नैन्सी, जो रो रही थी, अचानक सोचने लगी कि शायद ईशा की बातों में सच्चाई है। मुझे लगता है कुछ दिनों में दैविक को एहसास हो जाएगा कि तुम ही बेस्ट हो उसकी मंगेतर बनने के लिए। आखिरकार नैन्सी बचपन से अलग अलग स्किल्स सीखती आई है। वह एक टिपिकल अमीर परिवार की लड़की है, जबकि अवनी सिर्फ एक गांव की लड़की है। खुराना परिवार टॉप पर है और वे लोग सिर्फ संस्कारी और अच्छे मैनर्स वाले लोगों को ही अपने आसपास आने देंगे। वे लोग सिर्फ बाहरी खूबसूरती के आधार पर किसी को नहीं चुनेंगे। ईशा के शांत करने पर नैन्सी थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। वहीं अवनी जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसका फ़ोन बजने लगा। यह एक जाना पहचाना नंबर था। उस व्यक्ति ने पहले भी उसे एक बार कॉल किया था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से गहरी आवाज़ सुनाई दी, अवनी। दैविक की आवाज़ गहरी और मैग्नेटिक थी। मैं घर आ गया हूँ। यह सुनकर अवनी के मुंह से ऑटोमेटिकली निकला, तो मैं क्या करूँ? इस सवाल ने दैविक को हैरान कर दिया। क्या उसे नहीं समझ में आ रहा कि वह अपनी लोकेशन के बारे में बता रहा है? दैविक ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुमने अभी तक मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। यह सुनकर अवनी को याद आया कि वह इस बारे में भूल गई थी। उसने कहा, मैं बाद में एक्सेप्ट कर लूँगी। दैविक की आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी जैसे कोई प्यारी सी धुन। उसने पूछा, कल कब मैं तुम्हें पिक करने आऊँ? दोपहर के 2 बजे, अवनी ने कहा, क्योंकि उसे अभी भी कई चीज़ें संभालनी थी। लोकेशन? ठीक है, मेरे घर के बाहर, अवनी ने कहा। ओके, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, दैविक ने जवाब दिया। अवनी अब कॉल काटने ही वाली थी कि तभी दैविक ने पूछा, क्या तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर केक पसंद नहीं? अवनी चौंक गई। क्या? मैंने नोटिस किया कि तुमने कार में एक भी बाइट नहीं खाई। अवनी को उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी पसंद नापसंद पर इतना ध्यान दे रहा था। उसने कहा, मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं।
दैविक बोला, ठीक है, फिर मैं आगे से अलग अलग फ्लेवर्स लेकर आऊँगा। अवनी एकदम चुप रह गई। तुमने मेरे दादाजी की जान बचाई है, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ स्नैक्स तो दे ही सकता हूँ। अवनी ने कुछ नहीं कहा। अब मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूँगा, दैविक ने नरम लहजे में कहा। कल मिलते हैं मेरी होने वाली दुल्हन। अवनी चुप रही। गुड नाइट। दैविक ने सोचा कि अवनी भी उसे गुड नाइट कहेगी, लेकिन अवनी ने सिर्फ हाँ कहा और कॉल कट कर दी। कितनी अनोखी लड़की है, दैविक ने मन ही मन सोचा। अवनी बात खत्म करके सोने ही वाली थी, तभी उसका फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। आई डोंट केयर, मुझे इसी वक्त डिज़ाइन क्राफ्ट चाहिए। मुझे फैक्ट्री जाना है ओवर टाइम कम करने के लिए। बहुत बड़ा ऑर्डर है, मुझे वह किसी भी कीमत पर पूरा करना है। अवनी ने मैसेज देखकर एक आईब्रो उठाई और जवाब दिया। इस बार कौन सा बिग शॉट है? क्या इस बार भी उसके डैडी हैं? इस बार उससे भी बड़ी डील है। तुम कह सकती हो तुम्हारे डैड से भी बड़ा इंसान है। बातें बंद करो। अवनी को उसकी बातें सुनने का कोई मूड नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसके ब्रांड का स्टॉक खत्म हो गया है और उसे आज के ऑक्शन की याद आई। नंबर 1 की वजह से उसके 6 ही यार्ड्स ईजी हब्स काफ़ी महंगे पड़े थे, इसलिए उसे थोड़े पैसे कमाने होंगे। अवनी ने मैसेज किया, आई विल स्टार्ट द डिज़ाइन राइट नाउ। ब्रिलियंट बॉस, फाइनली आप काम पर लग गई हैं। मैं फैक्ट्री को तैयार करने के लिए कहता हूँ। दूसरी तरफ से जवाब आया। अवनी की कुछ फैक्ट्रियाँ थी जो उसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े और एक्सेसरीज़ को प्रोड्यूस करती थी। वह काम में इतनी मग्न हो गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब रात से सुबह हो गई। अपनी कलाई मसलते हुए उसने फाइनली कई डिज़ाइन शेयर कर दिए। घड़ी बता रही थी कि सुबह के 7 बज चुके थे। डिज़ाइन भेजने के बाद दूसरी तरफ से मैसेज आया, बॉस, अगर आप इसी तरह हर रोज़ मेहनत करती रहीं तो आप दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाएंगी, दैविक खुराना से भी ज़्यादा। यह मैसेज देखकर अवनी ने एक आईब्रो उठाई। दैविक दुनिया का सबसे अमीर इंसान? आपको नहीं पता होगा ना कि दैविक खुराना दुनिया में सबसे अमीर इंसान है। वह लगातार 3 सालों से नंबर 1 की पोजीशन बनाए हुए हैं। कहते हैं कि वह हैंडसम है, मगर गुस्से वाला और कभी कभी डरावना हो जाता है। अवनी ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और इस बेतुकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने गई और खाने के बाद आराम करने की प्लानिंग करने लगी। बॉस, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? आर्यन ने फिर मैसेज किया। तभी आर्यन के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, आपको दूसरी तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। फिर से ब्लॉक कर दिया? आर्यन ने चिढ़ते हुए सोचा। आज नैन्सी जल्दी उठ गई थी और नाश्ते के दौरान ईशा और रीना से बातें कर रही थी। जब अवनी वहां पहुंची तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और अचानक चुप हो गईं। मिस अवनी, आपका खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। शेफ ने अवनी को आते देखा और खाना तैयार करना शुरू कर दिया। इस बीच ईशा और रीना ऐसे नाटक कर रही थी जैसे अवनी वहां है ही नहीं। दोनों ने उसे ग्रीट तक नहीं किया। अनु, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? नैन्सी सबसे पहले बोली। उसने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें तो देर तक सोने की आदत होगी ना। तुम्हें यहाँ आने की वजह से अपनी आदतें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवनी ने उसे नज़रअंदाज किया और अपने सामने रखे नाश्ते को देखा जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मिस अवनी, मैं हितेश हूँ। मैंने नाश्ता तैयार किया है। इसमें मैक्सिकन पैनकेक, एवोकाडो टोस्ट, चीज़ सैंडविच और हैंडमेड कॉफ़ी मिल्क है। मुझे नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है, इसलिए मैंने लगभग सब कुछ बना दिया है। आप खा लीजिए और अगर आपको कुछ पसंद नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगा। थैंक यू, अवनी ने कहा। उसे खाने में ज़्यादा नखरे करना पसंद नहीं था। उसे जल्दी से नाश्ता ख़त्म करके सोने जाना था। उसी वक्त नैन्सी ने एक नज़र ईशा की तरफ देखी और फिर बोली, अनु, मैंने सुना है कि तुम दैविक के साथ जाने वाली हो। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? अवनी ने उसकी बात सुनी, लेकिन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपना नाश्ता जारी रखा। मैं अभी छुट्टी पर हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम है, वरना आम तौर पर मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाती। अवनी ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया तो नैन्सी ने आगे कहा, अवनी, तुम्हें इस तरह के माहौल या फिर हाई सोसाइटी में रहने की आदत नहीं होगी। तुम शायद नर्वस हो जाओगी। मैं दैविक की पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर तुम गलती से कुछ गलत कह दो या कर दो तो मेरे आसपास होने से टेंशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। भले ही दैविक मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता, मगर दीवान दादाजी मुझे देखकर हमेशा खुश होते हैं।
मेरे पास होने से वह तुम्हारे साथ भी फ्रेंडली बिहेव करेंगे। बिल्कुल, हमारी प्यारी नैन्सी और मिस्टर खुराना की फेवरेट है। रीना ने अवनी को तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा। अगर मिस नैन्सी आसपास होंगी तो तुमने कोई गलती भी कर दी तो फिर भी वह तुम्हें उसकी वजह से माफ़ कर देंगे। ईशा ने सोचा कि उसका प्लान काम कर रहा है। उसने धीरे से नैन्सी से कहा, मैं जाकर तुम्हारे कपड़े तैयार कर देती हूँ। मैं दैविक की गाड़ी में जाने वाली हूँ। अगर तुम्हें जाना है तो उससे पूछ लो। अवनी अचानक बोली, मैं इसमें कोई फ़ैसला नहीं ले सकती। अनु, तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ? हाँ बिल्कुल। अवनी के सीधे इनकार से नैन्सी हैरान और असहज हो गई। अवनी ने नाश्ता खत्म किया और वहाँ से चली गई। उसे जाते हुए देखकर रीना बोली, वह सिर्फ दैविक सर से एक बार मिली हैं और पहले ही नाम का इस्तेमाल कर रही हैं तुम्हें डराने के लिए। उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी है। क्या उसे सच में लगता है कि उसकी शादी खुराना परिवार में हो जाएगी? नैन्सी ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। दैविक ने कल रात उसे साफ बता दिया था कि वह उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता और अब अवनी भी नहीं मान रही थी। यह गांव की गवार सिर्फ इसलिए डर रही है कि मेरे वहाँ होने से उसे कोई भाव नहीं मिलेगा और सारी स्पॉटलाइट मुझ पर होगी। नैन्सी ने मन ही मन सोचा। नैन्सी, चिंता मत कीजिए, इसे जाने दीजिए। अब वह अकेली जाएगी और कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देगी जिससे ओल्ड मिस्टर खुराना गुस्सा हो जाएंगे। उसके बाद आप उनसे जाकर मिल लीजिएगा। जब वह आप दोनों की तुलना करेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि कौन उनके परिवार की बहू बनने के लायक है। उसकी बात सुनकर नैन्सी को भी यह सही लगा। बिना तुलना के कोई कैसे जान पाएगा कि अवनी कितनी अयोग्य है और वह कितनी योग्य। ईशा बिल्कुल सही कह रही है। उस गांव की लड़की को हकीकत का सामना करने देना चाहिए। नैन्सी को हमेशा यही लगता था कि दीवान जी एक दमदार पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं और कभी भी छोटी सोच वाले लोगों की इज्जत नहीं करेंगे। नैन्सी ने सोचा कि ईशा सही कह रही है। अगर अवनी और उसका कंपैरिजन ही नहीं होगा तो यह कैसे साबित होगा कि कौन बेहतर है। लंच के लिए मुझे मत बुलाना। अवनी ने एक सर्वेंट को आदेश दिया जो वहाँ काम कर रहा था और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई। उसने खुद को अंदर बंद कर लिया। वह बहुत थकी हुई थी क्योंकि उसने पूरी रात काम किया था। सावंत जी और गीता जी नाश्ते के लिए आए और उन्होंने सुना कि उनकी प्यारी गुड़िया लंच नहीं करना चाहती। उन्होंने तुरंत हितेश को बुलाकर पूछा, क्या उन्हें नाश्ता पसंद नहीं आया? हितेश को बुरा लगा और उसने कहा, अवनी मैम तो इसलिए गई क्योंकि नैन्सी मैम ने कुछ कहा, नाश्ते की वजह से नहीं। नैन्सी? गीता जी और सावंत जी दोनों हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, नैन्सी ने क्या कहा? ज़्यादा कुछ नहीं, बस वह चाहती थी कि वह भी अवनी मैम के साथ दीवान जी से मिलने चलें, मगर मैम नहीं मानी। सावंत जी और गीता जी ने तुरंत एक दूसरे को देखा और बोले, जाओ नैन्सी को बुला कर लाओ। जब नैन्सी ने सुना कि उसे नीचे बुलाया जा रहा है तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अवनी इतनी छोटी बात उनके पास ले जाएगी। वह बड़ी हो गई है मगर अब भी एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही है, नैन्सी ने गुस्से में सोचा। लेकिन उसने अपने चेहरे पर मासूमियत बनाए रखी जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। मॉम, डैड, मैंने दीदी को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ नहीं कहा। मैं तो बस इतना पूछ रही थी कि मैं उनके साथ दीवान दादाजी से मिलने चल सकती हूँ या नहीं। उन्होंने मुझे कई बार मैसेज किया है कि वह मुझे बहुत मिस कर रहे हैं और मैं एग्ज़ाम की वजह से नहीं जा पाई। नैन्सी ने जब उनके डाउटफुल चेहरे देखे तो जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और चैट हिस्ट्री दिखाते हुए कहा, मेरे पास आज खाली वक्त था तो मैंने सोचा कि हम एक साथ जा सकते हैं। गीता जी ने उम्मीद नहीं की थी कि सच्चाई यह होगी। शायद उन्होंने कुछ गलत समझ लिया। नैन्सी इतनी बुरी नहीं लग रही थी कि वह अनु के साथ उसके मंगेतर के लिए कंपटीशन करे। शायद हमसे गलती हो गई, उन्होंने सोचा। अवनी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि सुबह क्या हुआ। जब वह उठी तो घड़ी में दोपहर के 1 बज चुके थे। उसने फ्रेश होकर अपने कपड़े बदले और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसे नीचे से आवाज़ सुनाई दी, दैविक, कल रात ही तुम अनु के लिए कितने सारे गिफ्ट लाए थे और आज भी इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हो। थैंक यू सो मच, मगर इन गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम फैमिली हैं, गिफ्ट्स की क्या ज़रूरत? हमने अनु के लिए गिफ्ट तैयार नहीं किए हैं जब वह तुम्हारे दादाजी से मिलने जाएगी, मगर हम यह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तुम इस तरह मत किया करो। अवनी यह सुनकर कंफ्यूज हो गई। दैविक यहाँ है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वह उसे घर के दरवाजे पर मिलेगा? तो अंदर क्यों आया? नो वरीज, अनु मेरी मंगेतर है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ।
दैविक ने अपनी बात पूरी ही की थी कि उसने सीढ़ियों के ऊपर अवनी को देखा। उसके लंबे बाल, चमकती आंखें, वह सिंपल कपड़ों में थी। शायद उसने ठीक से आराम नहीं किया था, इसलिए उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी नींद झलक रही थी, मगर वह फिर भी क्यूट लग रही थी। अनु, तुम्हें भूख लगी होगी, सावन जी और गीता जी ने तुरंत कहा। जाने से पहले कुछ खाकर जाओ, खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है, अवनी ने कहा। वह जल्दी से अस्पताल जाकर दीवान जी की सेहत चेक करना चाहती थी और फिर वापस आकर अपना काम करना चाहती थी। कल सोमवार था और उसे उस कंपनी में जाना था जो उसके डैडी ने उसे दी थी। उसके पास पर्सनल मैटर्स के लिए समय नहीं था, लेकिन गीता जी को डर था कि वह भूखी रह जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा, खाना तैयार है, तुम थोड़ा सा खा लो। और अब जब दैविक भी यहाँ है तो तुम दोनों एक साथ खा लो। दैविक तो यूजुअली कंपनी में खाता है, शायद उसे भी भूख लगी हो। तुम दोनों साथ में खाना खा लो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि दोनों को थोड़ा वक्त साथ बिताने का मौका मिले। वहीं दूसरी तरफ दीवान जी बार बार अपने आप को आईने में देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आनंद, क्या मेरे बाल बिखरे हुए हैं? क्या मेरे कपड़े ठीक नहीं लग रहे? कल ठाकुर मैंसन में जो कुछ भी हुआ वह वेद ने एक अच्छे जासूस की तरह दीवान जी को बता दिया था, जिससे वह अपनी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ और अपनी लाइफ सेवर से मिलने के लिए बेहद उत्साही थे। आनंद अंकल ने लाचार होकर कहा, सर, आपने 10 बार खुद को आईने में देख लिया है। अगर मुझे सच्चाई नहीं पता होती तो मुझे लगता कि आपकी शादी होने वाली है। चुप रहो। दीवान जी ने आईना नीचे रखा और कहा, जाकर देखो वह लोग आए या नहीं। मैंने पहले ही वेद से फ़ोन करके पूछ लिया है, उसने बताया कि वह लोग रास्ते में हैं। जैसे ही आनंद अंकल ने अपनी बात खत्म की, वेद का एक नया मैसेज आया, वह लोग 10 मिनट में अस्पताल पहुंचने वाले हैं। यह सुनते ही दीवान जी उत्साह से बोले, जल्दी जाओ उन्हें ग्रीट करने के लिए। दीवान जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने आनंद से कहा, यहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी बाहर जाओ। वहीं एक लग्जरी कार में अवनी को हल्की नींद आ रही थी। चलते हुए वाहन में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सर, आगे। वेद अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया कि दैविक ने धीरे से कहा, श्श, चुप हो जाओ। वेद ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे एहसास हुआ कि मिस अवनी सो चुकी हैं। जब गाड़ी धीरे धीरे रुकने लगी तो अवनी का चेहरा एक तरफ झुक गया। दैविक ने हल्के से उसका चेहरा पकड़ लिया। उसका चेहरा कितना सॉफ्ट और स्मूथ है, बिना मेकअप के भी वह कितनी सुंदर दिख रही हैं। दैविक ने ध्यान से उसके फीचर्स देखे और धीरे से उसके करीब आ गया। उसने अवनी का सिर अपने शोल्डर पर रख लिया ताकि वह आराम से सो सके। यह देखकर वेद की आंखें लगभग बाहर आने वाली थीं। क्या मेरे बॉस सफाई के देवता नहीं हैं? वह वास्तव में किसी लड़की को अपने करीब आने दे रहे हैं। यह तो मेरे सोच से भी बाहर है। आनंद अंकल, जो गाड़ी के बाहर खड़े थे, वे भी शॉक हो गए। उन्होंने 1-2 बार अपनी आंखें मिली, यह सोचकर कि कहीं उन्हें भ्रम तो नहीं हो रहा। दैविक सचमुच अपनी शोल्डर पर किसी लड़की को सोने दे रहा था और इतनी सॉफ्टली देख रहा था। दैविक की ऐसी गेज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या दैविक के मन में इस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स है? अवनी को यह नहीं पता था कि वह कितनी देर से सो रही थी। जब उसने आंखें खोली तो खुद को दैविक के शोल्डर पर पाया। गाड़ी पहले ही अस्पताल के गैराज में पार्क थी। क्या मैं सो गई थी? अवनी ने टाइम देखा और तब उसे एहसास हुआ कि वह काफ़ी देर से उसके शोल्डर पर थी। उसने कहा, सॉरी, मगर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या तुम कल रात देर से सोई थी? दैविक की आवाज़ सख्त नहीं थी, बल्कि काफ़ी जेंटल थी। उसने कहा, मैं चाहता था कि तुम थोड़ी और देर सो लो। अब जब मिस अवनी उठ गई हैं तो सर, आप आगे बढ़िए, मैं गिफ्ट लेकर आता हूँ। ऑल राइट। वेद गिफ्ट लेने ही वाला था कि तभी उसने अवनी को कहते सुना, मैंने गिफ्ट तैयार किए हैं। वह हैरान रह गया और दैविक ने भी उसे ध्यान से देखा। गिफ्ट? उसके पास तो कोई बैग भी नहीं है। उसने गिफ्ट कहाँ रखा है? सर, क्या आप सचमुच वह गिफ्ट नहीं ले जाने वाले जो आपने तैयार किए थे? वे थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। अवनी की बात सुनो, दैविक ने कहा और गाड़ी से उतरकर अवनी के पास आकर खड़ा हो गया। फिर वे दोनों साथ में आगे बढ़ने लगे। उन दोनों की एक्सीलेंट फीचर्स ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं वार्ड में दीवान जी का बेटा उनका इंतज़ार कर रहा था। फाइनली उन्होंने दोनों को अंदर आते हुए देखा। दादाजी, मैं और अवनी आपसे मिलने आए हैं, दैविक बोला, मगर दीवान जी ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा।
उनकी नज़रें सिर्फ यंग गर्ल पर टिकी थीं। तो तुम हो वह ब्रेव लड़की जिसने मेरी जान बचाई। दीवान जी को उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की इतनी ब्यूटीफुल होगी। जब वे पहले उससे मिले थे तब वह डेथ बेड पर थे, इसलिए उन्होंने उसे ठीक से नहीं देखा था। अब वे कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि उनका पोता वेरी लकी है इतनी गॉर्जियस होने वाली वाइफ पाकर। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, अवनी ने अंदर आते हुए पोलाइटली ग्रीट किया। वह कितनी प्यारी है। मुझे मिस्टर मल्होत्रा मत कहो, हम परिवार हैं ना, मुझे दादाजी कहो। दीवान जी उससे बहुत खुश थे। उन्होंने आगे कहा, तुम मेरे पोते की फियोंसी हो, तुम मुझे दादाजी कह सकती हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा अवनी रुक गई। वह और दैविक तो सिर्फ एक बार मिले थे और उनका रिश्ता इतना क्लोज नहीं था। मैंने वेद से सुना कि तुम ठाकुर परिवार की भूली हुई बेटी हो जो अभी अभी उनके पास लौटी हो, और तुमने मुझे बचाया है। कल भी मैंने गलती से वह सूट पी लिया था और सर्जरी करके फिर से तुमने मुझे बचा लिया और मौत के मुंह से बाहर ले आई। 2 बार तुमने मुझे बचाया। किस तरह की किस्मत है। अगर उनकी यह प्यारी सी लड़की नहीं होती तो वह पहले ही मर चुके होते और अब तक उससे बात नहीं कर रहे होते। तुम 18 सालों से बाहर हो, तुमने काफ़ी बुरा वक्त देखा होगा ना। अवनी कहने वाली थी कि वह ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तभी उसने सुना कि दीवान जी आगे बोले, ठाकुर परिवार और मल्होत्रा परिवार भविष्य में तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे। अवनी समझती थी कि क्यों ठाकुर परिवार को उसकी चिंता है, मगर क्या मल्होत्रा परिवार का इससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं हो रहा। तुम्हारा नाम अवनी है, बहुत अच्छा नाम है, तुम बहुत खूबसूरत हो, दीवान जी बोले। फिर उन्होंने आनंद की तरफ देखा। आनंद ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। यह लड़की सचमुच नैन्सी से काफ़ी अलग है, बहुत नेचुरल और यूनिक। अरे मैं तो तुमसे बिना रुके बातें किए जा रहा हूँ, तुम्हें बैठने के लिए बोला भी नहीं। यहाँ बैठो बच्चे, दीवान जी ने बगल वाले सोफ़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा। दैविक की आंखें चमकने लगी। क्या यह सोफ़ा नया है, सिर्फ इसलिए खरीदा गया है कि अवनी यहाँ बैठ सके। आनंद ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, यंग मास्टर आप भी बैठ जाइए। दैविक ने कोई आनाकानी नहीं की और चुपचाप जाकर अवनी के बगल में बैठ गया। यह देखकर दीवान जी हैरान हो गए। उनका पोता इस लड़की के साथ डिफरेंट बिहेवियर कर रहा था। अनु, यही नाम है ना तुम्हारा। वेद ने मुझे बताया कि तुम्हारा अभी अभी हाई स्कूल ख़त्म हुआ है। क्या तुमने कॉलेज जाने के बारे में सोचा है। क्या मैं मदद करूं? नहीं, अवनी ने जवाब दिया, अभी तो नहीं सोचा। वेल, मुंबई यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी, मैं वहाँ के प्रिंसिपल को जानता हूँ। दैविक ने सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या आपने आज अपनी दवाई ली। दवाई का नाम आते ही दीवान जी की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, वह दवाई कितनी घटिया है, पता नहीं किसने बनाई है, इतनी कड़वी है कि मुझसे खाई ही नहीं जाती। यह सुनते ही सबने अवनी की तरफ देखा। अवनी शांत लहजे में बोली, मैंने बनाई है। दीवान जी शौक हो गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने सिर्फ बीमारियों का डायग्नोसिस कर सकती है, सर्जरी कर सकती है, बल्कि मेडिसिन भी बना सकती है। उन्होंने जल्दी से टोन चेंज करते हुए कहा, भले ही वह थोड़ी कड़वी है लेकिन अच्छी है। अच्छी दवाइयाँ तो कड़वी होती हैं और कड़वी दवाई खाने के बाद तुम मीठा खा सकते हो। यह बहुत अच्छी है क्योंकि यह मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने बनाई है। तब तो आपको पी लेनी चाहिए, दैविक ने शांति से कहा। दीवान जी बोले, मदन दवाई लेकर आओ। वैसे भी मैंने मना नहीं किया था, मैं तो बस इसलिए भूल गया क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देखकर खुश हो गया। उनकी यह बात सुनकर सब मन ही मन बोले, कितनी कहानियाँ बनाते हैं ये। मदन जी दीवान जी का झूठ एक्सपोज नहीं करना चाहते थे क्योंकि सिर्फ 1 मिनट पहले ही अवनी के आने से पहले दीवान जी दवाई की शिकायत कर रहे थे कि वह कितनी बीटर है। उसे पीते ही उन्हें वोमिटिंग जैसा महसूस होता है। अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया। जो दवाई मेरी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने मुझे दी है, मैं उसे ज़रूर ज़्यादा लूँगा, दीवान जी ने कहा। अवनी यह सुनकर स्पीचलेस रह गई। इतनी ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली मदन जी ने सबके सामने दीवान जी को दवाई दी और उन्होंने उसे पी लिया। इसके लिए उन्हें बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। बहुत टेस्टी है, दीवान जी ने कहा, जबकि वेद ने देखा कि उनकी भौहें आपस में सिकुड़ गई थी। मदन भी जानते थे कि दवाई का टेस्ट बहुत ख़राब है, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। जिसने दवाई बनाई है वह खुद यहाँ है और मेडिसिन सेहत के लिए अच्छी है।
आप आज कैसा महसूस कर रहे थे? अवनी ने पूछा। मैं बहुत खुश हूं कि तुम और दैविक मुझसे मिलने के लिए आए। मेरे सारे दर्द गायब हो गए, दीवान जी ने कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, अचानक उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया और उनके एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था कि उन्हें बहुत पेन हो रहा है। अवनी कुछ करती उससे पहले ही वह थोड़ा झुक गए और उनके मुंह से खून निकलने लगा। सब शॉक्ड रह गए। दादाजी, दैविक चिल्लाया। सर आप ठीक हैं? क्या हो रहा है? मदन घबराते हुए बोले। रुकिए, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। मिस अवनी डॉक्टर है, प्लीज़ सर को चेक कीजिए कि उनके साथ क्या हुआ है, वेद ने कहा। अवनी ने तुरंत डायग्नोज किया और अचानक उसे कुछ समझ में आया। उसने पूछा, क्या आपने ड्रिंक की थी? यह सुनते ही दैविक और वेद शौक में दीवान जी की तरफ देखने लगे। नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की थी। दीवान जी मना करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब छुपाना मुश्किल है तो उन्होंने एडमिट किया, बस थोड़ी सी। एक बोतल वाइन? अवनी ने पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? दीवान जी ने उसे शॉक्ड होकर देखा। उन्हें कैसे पता चल गया? क्या वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि परी हैं? वह वाइन की बोतल खाली है, अवनी ने स्माइल करते हुए कहा। दीवान जी ने देखा तो वह खाली वाइन बोतल उन्हीं के ब्लैंकेट के अंदर छुपी हुई थी और थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी। उन्होंने जल्दी से मदन की तरफ देखते हुए चिल्लाया, मैंने तुमसे नहीं कहा था इसे अच्छे से छुपाने के लिए? मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह पकड़ा जाएगा, मदन ने जवाब दिया। दैविक और अवनी अचानक आ गए, इसलिए उसे छुपाने का वक्त नहीं था। दादाजी, दैविक ने काफ़ी सीरियसली कहा। दीवान जी समझ गए कि उनका पोता उन्हें फिर से लेक्चर देने वाला है, तो उन्होंने जल्दी से अपना हाथ वेव करते हुए कहा, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं बस कुछ खुश हो गया था कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आ रही हैं, तो मैंने गलती से पी ली। मैं दोबारा नहीं करूँगा, दैविक ने कोल्डली कहा। क्या हम आपकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, दीवान जी जल्दी से बोले। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ रोज़ मुझे चेक करने आ जाना, यह देखने के लिए कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ या नहीं। दैविक ने अवनी की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें दादाजी के लिए और दवाइयाँ तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो सुधरने वाले नहीं हैं। नहीं, अवनी ने तुरंत जवाब दिया। जो दवाई उन्होंने अभी खाई है वह बहुत कड़वी है और इसका मतलब है कि वह ऑन द स्पॉट मर जाएंगे। क्या आपका मूड इतनी जल्दी बदल गया? दैविक जानबूझकर बोला। क्या आपने अभी भी नहीं कहा था कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की बनाई हुई दवाई बहुत सारी खा लेंगे? तुम, दीवान जी बोले। यह शैतान लड़का मुझे जानबूझकर फंसा रहा है। मदन जो साइड में खड़ा था उसने दोहराया, मिस अवनी, मैं सर की सेहत का अच्छे से ध्यान रखूंगा आपसे। प्लीज़ मुझे अवनी कहिए। अवनी ने हल्का सिर हिलाकर जेंटली करेक्ट किया। अवनी ने स्माइल करते हुए सब्जेक्ट चेंज किया और कहा, अगर मदन अंकल ने दादाजी के साथ टीम नहीं बनाई होती तो वे ड्रिंक कैसे कर पाते? आई प्रॉमिस, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, दीवान जी ने कहा। राइट, उन्होंने अचानक कुछ याद किया और एक खूबसूरत लकड़ी का बॉक्स निकाला। उसे खोलते ही एक स्टनिंग चेन और उसमें क्राउन लॉकेट नजर आया। यह दैविक की दादी माँ का सबसे कीमती ज्वेलरी पीस है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन दैविक किसी लड़की से मैरिज करने का फैसला करेगा हम उसे यह देंगे। यह क्राउन लॉकेट कम से कम 100 टॉप ग्रेड डायमंड से बना हुआ था, जो बहुत एलिगेंट दिख रहा था। अवनी जानती थी कि यह लॉकेट आज की दुनिया में हेडलाइंस बन सकता है, क्योंकि इसे टॉप ग्रेड डायमंड से बनाया गया था और उस वक्त के सबसे बड़े डिज़ाइनर ने इसे तैयार किया था। जब यह खरीदा गया था तब इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए थी और अब तक इसकी कीमत बहुत बढ़ चुकी थी। इतना महंगा गिफ्ट मैं यह नहीं ले सकती, अवनी डिनाई कर रही थी। तभी दीवान जी बोले, यह दैविक की दादी माँ का गिफ्ट है, उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर वह यहाँ होती तो पक्का तुम्हें अपने हाथों से पहनाती। अपनी वाइफ का जिक्र आते ही दीवान जी की आवाज़ थोड़ी हैवी हो गई। अवनी ने नोटिस किया कि वह काफ़ी अपसेट लग रहे हैं, तो उसने दैविक की तरफ देखा। दैविक ने एक्सप्लेन किया, कुछ साल पहले दादी माँ का कार एक्सीडेंट हो गया था और तभी से वे कोमा में हैं। वह अलाइव थी, लेकिन यह डेथ से भी बदतर जिंदगी थी। वे मूव नहीं कर सकती थी, स्पीक नहीं कर सकती थी और न ही पेन महसूस कर सकती थी।
भले ही उन्होंने दुनिया के कई फेमस डॉक्टर्स को बुलाया था, लेकिन दादी माँ की कंडीशन को क्योर नहीं किया जा सकता था। दैविक, यह अवनी को पहना दो। यह सुनकर अवनी भी थोड़ी सैड हो गई। और ऑलराइट सर, मिस अवनी यहाँ हैं तो इस बारे में बात नहीं करते। मदन अंकल को डर था कि दीवान जी ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे, जिससे उनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। हाँ, अवनी यहाँ है तो इस बारे में बात नहीं करते। दीवान जी ने किसी तरह अपनी स्माइल वापस लाई। यहाँ मैं तुम्हें पहना देता हूँ। दैविक ने वह चेन ली और अवनी के करीब झुका। अवनी उसकी परफ्यूम की फ्रेगरेंस महसूस कर सकती थी। वह डिनाई करना चाहती थी, मगर दीवान जी की आंखों में उम्मीद देखकर और उनकी बातें सुनकर वह साइलेंट रही। उसकी ब्यूटीफुल स्लिम नेक में वह लॉकेट ऐसा लग रहा था जैसे खास उसी के लिए बनाया गया हो। यह तुम पर बहुत सूट करता है। दैविक ने एक आईब्रो उठाई और उसकी आइज़ बिल्कुल जेंटल थीं। काश तुम्हारी दादी माँ को भी यह सब बातें घर जाकर पता चलती, दीवान जी बोले। अवनी ने जवाब दिया, अगर सब कुछ स्टेबल रहा तो आप 3 दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्या तुम मुझे पिक करने आओगी? हम तुम्हारी दादी माँ से मिलने एक साथ चलेंगे। अवनी ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर बोली, ऑल राइट। उसे लगा कि उसे दैविक की दादी माँ से एक बार मिलना चाहिए, शायद वह कुछ मदद कर पाए। अवनी की हाँ सुनकर दीवान जी का मूड अच्छा हो गया। वे लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे और जैसे ही वे जाने वाले थे, अवनी ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी बोतल निकाली और उन्हें देते हुए कहा, दादाजी आपके लिए। दीवान जी को कोई गिफ्ट मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने खुशी खुशी उसे ले लिया और पूछा, इसमें क्या है? यह एक स्वीट पिल है। इसे आप 1 महीने में सिर्फ एक ही लीजिएगा, 6 महीने तक लगातार। मैं उसके बाद गारंटी देती हूँ कि आप 100 साल तक जिएंगे। सचमुच? तब तो यह बहुत महंगी होगी। अनु, तुम्हें इतनी अच्छी दवाई मिली कहाँ से? दीवान जी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ उनके बारे में इतना सोचेगी। उनके पास सब कुछ था सिवाय उनकी सेहत के, और सबसे ज़्यादा जो उन्हें चाहिए था वह थी एक लंबी ज़िंदगी। अवनी ने वही सोचा और उनके लिए वही किया जो उनके लिए सबसे मायने रखता था। क्या मैं एक पिल अभी खा सकता हूँ? दीवान जी इंतज़ार नहीं कर सकते थे। उन्होंने बोतल खोली और एक पिल खा ली। वह इतने एक्साइटेड हो गए कि और पिल्स निकालने लगे। वेद ने पिल्स के डिज़ाइन को ध्यान से देखा और गौर करने पर वह शॉक हो गया। क्या यह वही टाइम डिफाइंड न्यूट्रिशन नहीं है जो कुछ ऑप्शंस पहले हमने देखा था? ऐसा कहा जाता है कि यह एक हेल्थ टॉनिक है जो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ देता है, और इस चीज़ का ऑक्शन हर 6 महीने में सिर्फ एक बार होता है और एक पिल लगभग 10 लाख रुपए की होती है। लेकिन सवाल यह था कि मिस अवनी को इतनी प्रीसियस और रेयर चीज़ मिली कहाँ से? क्वांटिटी देखकर समझ में आ सकता था कि इतनी पिल्स को इकट्ठा करने के लिए लगातार 10 सालों तक उन्हें खरीदना होगा। मगर अवनी की उम्र तो इतनी नहीं है, और वह इतने पैसे क्यों खर्च करेगी जिसकी उसे ज़रूरत ही नहीं है? और क्यों वह इन्हें हमेशा अपने साथ रखती है? ऐसा तो तभी हो सकता है जब वह खुद यह पिल्स बनाती हो। इस पॉसिबिलिटी का एहसास होते ही वेद हैरानी से दैविक की तरफ देखने लगा। दैविक भी यही सोच रहा था और उसके एक्सप्रेशंस पर यह साफ दिख रहा था। लगता है कि यह छोटी सी लड़की फेमस मिस अलीना है, एक मेडिकल जीनियस। शायद वही थी उस दिन ऑक्शन में जो दवाई के लिए इतनी ऊंची बीडिंग कर रही थी और जिसके साथ कोई compete कर रहा था। अब समझ में आ गया कि उस दिन अवनी चर्च के पास क्यों थी, क्योंकि वह उस दिन ऑक्शन के लिए गई थी। इस बारे में सोचते हुए दैविक मुस्कुराया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अवनी की इतनी सारी आइडेंटिटीज होंगी, एक के बाद एक। यह तो शॉकिंग बात थी। बिग बॉस, आप बहुत लकी हो। वेद खुद को रोक नहीं पाया और उसने कहा, बिल्कुल। दीवान जी खुश होते हुए बोले, यह बहुत अच्छे टेस्ट की है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने मुझे इतनी सारी दी हैं। यह बहुत टेस्टी है। अनु, अगर मैं एक साथ ज़्यादा खाऊं तो कोई प्रॉब्लम होगी? क्या मैं हर रोज़ एक खा सकता हूं? उनकी यह बात सुनते ही वेद और दैविक एक साथ बोले, नहीं। दीवान जी ने उन दोनों को कंफ्यूज्ड होकर देखा और पूछा, क्यों नहीं? वेद कुछ कहना चाहता था मगर उसने खुद को रोक लिया। इतनी महंगी दवाई जो लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती, वह हर रोज़ एक खाना चाहते हैं।
दैविक बोला। अनु ने कहा है ना कि आप 1 महीने में सिर्फ एक ही खा सकते हैं। ठीक है, 1 महीने में एक ही खाऊंगा, दीवान जी बोले। ठीक उसी वक्त अवनी का फ़ोन बजा और वह राजीव का कॉल था। सॉरी, मुझे बात करनी होगी। अवनी उठी और वार्ड के बाहर चली गई। तुम हॉस्पिटल में हो? दूसरी तरफ से राजीव की आवाज़ आई। हाँ, कुछ काम है, अवनी ने कैजुअली जवाब दिया। सुमित्रा दादी को कुछ देर के लिए आज होश आया था, राजीव धीरे से बोला। सिर्फ कुछ मिनट के लिए, मगर उस 1 मिनट के दौरान वह लगातार तुम्हारा नाम ले रही थी। वह तुम्हें कॉल भी करना चाहती थी, मगर मैंने उन्हें रोक दिया। तुम उनकी कंडीशन जानती हो, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, इसलिए मैंने उन्हें रोका। राजीव ने पूरी स्थिति अवनी को बता दी। सुमित्रा जी को सबसे अधिक चिंता अवनी की थी। वह उठते ही सबसे पहले अवनी को देखने के लिए बाहर निकलने लगी, लेकिन मीनाक्षी ने उन्हें संभाला। अगर तुम अभी भी सिटी हॉस्पिटल में हो तो क्यों नहीं आकर उन्हें देख लेती, और आज की मेडिकल रिपोर्ट्स भी देख लेना। ठीक है, मैंने अभी अभी मीटिंग ख़त्म की है, मैं तुम्हारे पास रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ, राजीव ने कहा। फ़ोन कटते ही अवनी ने देखा कि सुमित्रा दादी अचानक वार्ड की तरफ बढ़ गईं। उनकी चाल पहले से धीमी थी, मगर उनके हाथ में एक ब्रेसलेट बहुत ही कस कर बंधा हुआ था। यह वही चीज़ थी जो अवनी ने पहली बार अपने पैसों से खरीदी थी और ख़ास तौर पर दादी के लिए लाई थी। अवनी ने प्यार से सुमित्रा दादी के ठंडे पड़े हाथ को पकड़ा और शायद उसी पल दादी को उसके आने का एहसास हुआ। उनकी उंगलियां धीरे से हिली। ठीक उसी समय वार्ड का दरवाज़ा खुला और अंदर मीनाक्षी आई। अवनी ने उसे देखा और पहले तो हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? क्या तुम हर रोज़ यही सोचती रहती हो और इंतज़ार करती हो कि मेरी माँ होश में आए और फिर मुझे वापस सिंघानिया परिवार में लेकर जाओ? तो सपना देख रही हो? मीनाक्षी का चेहरा सख्त हो गया। वह एक पल को ठिठकी, फिर ठंडे लहजे में बोली, माफ़ करना, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यह हमारी बेटी नहीं है। यह सिर्फ हमारे वार्ड का नाम लेकर यहाँ आई होगी। नर्स को बताना होगा कि इसका हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं है। यह हमारी बेटी रितिका नहीं है, इसे अंदर आने से रोको। आनंद को भी शक होने लगा। उसने सोचा, इतनी सिक्योरिटी के बाद कोई वीआईपी वार्ड में कैसे आ सकता है? शायद नर्स से गलती हुई हो, या फिर यह लड़की सच में सुमित्रा दादी की अपनी पोती है। ठीक उसी वक्त जब मीनाक्षी ने देखा कि अवनी अभी तक वहीं खड़ी है, तो उसने गुस्से से कहा, क्या कर रही हो तुम यहाँ अभी भी? गेट आउट, या मैं तुम्हें लात मार कर बाहर निकालूं। अवनी शांति से खड़ी रही। वैसे भी उसे वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकना था। उसकी मौजूदगी सुमित्रा दादी के लिए खतरनाक हो सकती थी और उनकी कंडीशन खराब हो सकती थी। अवनी वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी गुस्से में मीनाक्षी ने अपना बैग टाइट पकड़कर अवनी की तरफ फेंका, जिससे बैग ज़मीन पर गिर गया। मीनाक्षी और आनंद दोनों हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजीव था। राजीव ने सख्त लहजे में कहा, क्या इस तरह तुम उस इंसान को ट्रीट करते हो जिसने तुम्हारी माँ की जान बचाई? उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं और चेहरे पर ठंडापन था। लाइफ सेवर? मीनाक्षी और आनंद हैरान होकर अवनी को देखने लगे। राजीव ने आगे कहा, यह इतना स्पेशल केस है कि अगर यह लड़की नहीं होती तो अब तक इस हॉस्पिटल में शवों का ढेर लग चुका होता। राजीव अब सिंघानिया परिवार को सीधे सीधे फटकार रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग अपने दम पर सुमित्रा दादी को बचा पाते? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें वीआईपी वार्ड में जगह मिलती? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतनी स्पेशल केयर मिलती? क्या तुम्हें लगता है कि वह इतनी बार मौत के मुंह से बचकर वापस आ जाती? सन्नाटा छा गया। अब सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मीनाक्षी और आनंद पूरी तरह से शौक में थे। अवनी ने ऐसा क्या किया है? क्या सुमित्रा जी को वीआईपी वार्ड सिंघानिया परिवार की वजह से मिला है, या फिर अवनी की वजह से? वे सोचने लगे। उसी समय रूम नंबर 306 में दादाजी बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वे बार बार अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की तारीफ कर रहे थे। दैविक, तुझे सच में जैकपॉट लग गया है। तुझे उससे शादी करनी ही चाहिए। अगर तूने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं सबसे पहले तुझे सबक सिखाऊंगा। दैविक हल्के से मुस्कुराया और जवाब दिया,
मैं जानता हूँ, अगर अवनी ना होती तो मैं बिल्कुल बात नहीं करता। दादाजी की आंखें चमक उठी। उन्होंने फिर कहा, वह कितनी खूबसूरत, कितनी यंग है और उसकी मेडिकल नॉलेज भी कितनी अच्छी है। ऐसी वाइफ मिलना बहुत खुशकिस्मती की बात है। ऐसी लड़कियों के पीछे तो लड़कों की लाइन लगी रहती है। इसके बाद दादाजी ने आनंद से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा पोता थोड़ा बूढ़ा हो गया है? वेद यह सुनकर हंस पड़ा। बूढ़ा? आपके बॉस सिर्फ 22 साल के हैं। वैसे इनकी जोड़ी तो स्वर्ग में बनी लगती है, लेकिन अवनी अब तक वापस क्यों नहीं आई? आनंद ने अपनी घड़ी चेक करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि उसे कोई दिक्कत हो रही है रास्ते में? दादाजी तुरंत गंभीर हो गए और बोले, दैविक जाकर चेक करो। जैसे ही दैविक रूम से बाहर निकला, उसने देखा कि एक मेल डॉक्टर अवनी को प्रोटेक्ट कर रहा था। क्या यह वही डॉक्टर नहीं है जिसने उस दिन अवनी की मदद की थी? वेद की तेज नज़रों ने सामने खड़े राजीव को पहचान लिया। शायद यह काशीनाथ जी का पोता राजीव है, लेकिन क्या यह वही है? उसने मन ही मन सोचा, क्या बॉस को भी ऐसा लगता है कि मिस अवनी मुसीबत में है और डॉक्टर राजीव उसकी मदद कर रहे हैं? उसी वक्त दैविक और वेद दोनों कुछ भी सुन नहीं रहे थे। वेद को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। एक कड़वी और नाजुक वाली फीलिंग, जैसे कोई उसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा हो। दैविक ने इस टेंशन को ऑब्जर्व किया और मजाकिया अंदाज में कहा, बॉस क्या आपको जेलसी हो रही है? दैविक ने कोर्डली जवाब दिया, वह सिर्फ एक डॉक्टर है। वेद ने काम होकर जवाब दिया, सर डॉक्टर राजीव और मिस अवनी दोनों ही मेडिकल फील्ड में हैं। दोनों का सेम बैकग्राउंड है, तो अगर। लेकिन इससे पहले कि वेद अपनी बात पूरी करता, दैविक ने तुरंत अवनी की डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। क्या बॉस ने अभी अभी यह नहीं कहा था कि उन्हें जलन नहीं हो रही? भूल जाओ, अवनी अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह जाने लगी। लेकिन राजीव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा सख्त था और वह बोला, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि आज सुमित्रा दादी जिंदा हैं तो किसी वजह से। यहाँ पर कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। इतना कहकर अवनी वहाँ से निकल गई और इरिटेटेड राजीव भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मीनाक्षी ने गुस्से में कहा, डॉक्टर राजीव का मतलब क्या है? हमारी माँ के जिंदा होने का कारण हमारा परिवार है, सिंघानिया परिवार है, ना कि अवनी, राइट? मीनाक्षी बहुत कंफ्यूज थी और उन दोनों को जाते देख उसने खुद को रोक नहीं पाया और बोली, उसने ना ही दवा दी और ना ही कोई पावर इस्तेमाल की माँ को मौत के मुंह से वापस लाने के लिए। यह सब डॉक्टर्स की मेहनत और सिंघानिया परिवार ने वीआईपी रूम दिलाया हॉस्पिटल में, इसलिए वह जिंदा है। आनंद ने तुरंत कहा, चलो चलते हैं। वह कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। वह अमीर था और अपने अच्छे बिजनेस को मेंटेन करने के लिए अपनी पब्लिक इमेज अच्छी रखनी थी, बिना कोई बड़ा सीन क्रिएट किए। लेकिन मीनाक्षी अभी भी गुस्से में थी। उसने ताना मारते हुए कहा, क्या डॉक्टर राजीव अभी अभी अवनी को लेकर झूठ बोल रहे थे और उसे बचा रहे थे क्योंकि वह उसे लाइक करते हैं? उसका एटीट्यूड पहले ही सिंघानिया परिवार के लिए बुरा था और शायद यह भी अवनी की वजह से था। स्टॉप इट, चल के माँ को देखते हैं। मुझे नहीं पता कि माँ कब होश में आएंगी, लेकिन मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। होश में आते ही वह सारे एसेट्स हमें और रितिका को देंगी, तब मुझे राहत की सांस मिलेगी। आनंद ने तुरंत उसे घूरते हुए कहा, अपनी आवाज़ नीची रखो। क्या तुम चाहती हो कि सारी दुनिया तुम्हारी बातें सुन ले? यह सुनते ही मीनाक्षी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और हॉस्पिटल के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अवनी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वे दोनों यहाँ क्यों आए हैं। उसने पीछे मुड़कर राजीव को देखा और बोली, मुझे कुछ काम है, तुम जा सकते हो। राजीव ने पूछा, सुमित्रा दादी की मेडिकल रिपोर्ट का क्या? अवनी ने जवाब दिया, अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं है तो तुम खुद ही पढ़ लो। राजीव ने नोटिस किया कि एक लंबे कद वाला लड़का जिसके बाल थोड़े बड़े थे वहाँ खड़ा था। वह काफ़ी डेंजरस लग रहा था। क्या यह इंसान दैविक सिंघानिया है? अवनी ने देवेंद्र जी की ओर देखा। शायद उसे यह आदमी ज़्यादा मिलनसार लगा। दैविक ने एक नज़र भी राजीव की तरफ नहीं डाली। उसकी आंखें लगातार अवनी पर टिकी हुई थी। उसने सॉफ्टली पूछा, कोई प्रॉब्लम है? अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं।
अगर है तो मुझे बता दो, मैं मदद कर दूंगा। अवनी ने दैविक के एक्सप्रेशन देखे और हल्के से बोली, कुछ नहीं है, बस मैं कुछ लोगों से टकरा गई थी, दादाजी को देखने जा रही हूँ। ओके। दैविक ने अवनी के पीछे रूम नंबर 301 को देखा और फिर दूर खड़े राजीव की तरफ देखा। राजीव को नहीं पता था कि उसे दैविक को ग्रीट करना चाहिए या नहीं। इस आदमी को उसके दादाजी दीवान जी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। वह कुछ कहने ही जा रहा था कि दैविक ने उसकी तरफ से नज़र हटा ली और अवनी के पीछे पीछे रूम में जाने लगा। दीवान जी ने अवनी को देखते ही चिंता से पूछा, अवनी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई थी ना? अवनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो दैविक को बता देना, वह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम्हें लगे कि वह नहीं कर पा रहा है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं पक्का मदद करूँगा। अवनी ने उनकी तरफ देखा और कहा, ओके। जाने से पहले दीवान जी बार बार याद दिला रहे थे, अवनी, भूलना मत हमारे वादे के बारे में। मैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो रहा हूँ, तुम्हें ज़रूर आना होगा। अवनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं ज़रूर आऊँगी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अवनी ने दैविक से उसकी दादी माँ की कंडीशन पूछी। उन्हें एक ब्रेन इंजरी हुई है। दैविक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। अपने आप सांस लेने या पलके झपकाने के अलावा सारे सिम्टम्स उनके कोमा स्टेट वाले हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो वह एक चलती फिरती लाश बन चुकी थी। अवनी समझ गई। उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले ऐसे ही एक केस को ट्रीट किया था जिसमें पेशेंट भी ब्रेन इंजरी की वजह से पैरालाइज्ड हो गया था। हालात काबू में थे, लेकिन उसके लिए काफ़ी दवाइयों की ज़रूरत थी। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी थीं जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था और कुछ इलीगल एरियाज़ और बॉर्डर से मंगानी पड़ी थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो ऐसे मरीजों को ठीक करना किसी बड़े और मुश्किल काम से कम नहीं था। दैविक ने अचानक से पूछा, कैसा रहेगा अगर हम आज रात एक साथ डिनर करें? अवनी ने समय देखा और याद आया कि उसके माता पिता घर पर उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक उसी वक्त दैविक ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही वह बोला, हेलो, मैं दैविक हूँ। अवनी और मैं एक साथ डिनर करने जा रहे हैं। ओके, मैं उसका ध्यान रखूँगा। इतनी बातचीत के बाद उसने कॉल काट दी और अवनी सोचने लगी, क्या यह मुझसे मेरा ओपिनियन भी पूछेगा? दैविक ने अवनी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर बैठने का इंतज़ार करने लगा। अवनी शांत थी। तुम्हें क्या खाना पसंद है? शायद फ्रेंच या फिर कुछ और? अवनी ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। इसे इस बात पर और कोई बात नहीं करनी थी। दैविक भी गाड़ी में बैठ गया। उसने देखा कि अवनी अपने गले से एक लॉकेट उतार रही थी। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अवनी पहले तो हैरान रह गई, फिर उसने समझाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह मेरे पास नहीं होना चाहिए। दैविक की आंखों में कुछ अलग था। उसने बिना एक भी शब्द छोड़े जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तुम यंग हो और तुमने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा है, मगर यह भी ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले के आसपास यह कीमती चीज़ उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही थी। सब लोग जानते हैं कि यह लॉकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और सब लोग समझते हैं कि यह कुछ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मल्होत्रा खानदान की बहू ही पहन सकती है। अवनी फिर उसे उतारने लगी। दैविक ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे दादाजी के प्यार और छोटे से दिल के बारे में सोचकर इसे थोड़ी देर के लिए रख सकती हो? कुछ ही दिन में डिस्चार्ज होने वाले दादाजी तुम्हें देखना चाहते हैं, उन्हें बुरा लगेगा। अवनी इस बार दैविक के तर्कों से सहमत हो गई और उसने अपना हाथ नीचे किया, लेकिन तभी दैविक ने उसका हाथ पकड़ लिया। दैविक ने उसका हाथ बहुत ही प्यार से थामा था। उसके हाथ इतने मुलायम थे कि वह छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। अवनी चाहकर भी अपना हाथ पीछे नहीं खींच पा रही थी, इसलिए उसने कहा, जाने दो। लेकिन दैविक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसके चेहरे से नहीं लग रहा था कि वह छोड़ने वाला है। उसने शांत नज़रों से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए पकड़ने दो। यह कैसा एटीट्यूड है? अचानक दैविक ने पूछा, तुम राजीव को कितने अच्छे से जानती हो? वेद, जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था, हैरान था। क्या सच में बॉस इतनी जल्दी अवनी के साथ रिलेशन को सीरियसली लेने लगे? वह काफ़ी एक्साइटेड हो गया। अगर कुछ और दिन इसी तरह गहरे हो गए तो फिर अवनी भी उनके हाथों में होगी। अवनी ने दैविक के सवाल का जवाब बेहद कैजुअली दिया, मुझे कुछ टाइम चाहिए।
शुरुआत में राजीव को उसकी मेडिकल स्किल पर भरोसा नहीं था, लेकिन कुछ बार जब उसने खुद अपनी स्किल साबित कर दी तो आखिर में उसे मानना ही पड़ा। तुम किस तरह के लड़के पसंद करती हो, जो मेडिकल फील्ड में हो या फिर जो मेडिकल फील्ड में नहीं होते? अवनी ने सोचा। क्या? वेद ने सोचा। वाह बॉस, आपने तो कहा था कि आपको जलन नहीं हो रही, तो आप यह क्यों पूछ रहे हैं? तुम किस बारे में बात कर रही हो? अवनी को दैविक का पॉइंट समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता देखकर वह तुरंत समझ गई। क्या ऐसा नहीं है कि जिसने मेडिसिन पढ़ी हो वह ना पढ़ने वाले से बेहतर हो? हम फ्री टाइम में एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं और एक दूसरे से बातें करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यह सुनते ही दैविक ने उसके हाथ पर जोर से पकड़ मजबूत कर दी। थोड़ी जलन भरी आवाज़ में उसने कहा, तुम लोग हमेशा दवाई के बारे में ही बात करते रहते हो, क्या यह थकाने वाला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, और इस तरह हम दोनों ही अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अवनी ने हल्का सा आईब्रो उठाया और दैविक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह समझ गया। क्या अवनी उसे चिढ़ा रही थी? वह समझ गया कि यह सब वह जानबूझकर कर रही है, और उसके दिल में एक मीठा खिंचाव आ गया। बॉस, हम ऑलमोस्ट लीज प्राइस सेंटर पहुंच गए हैं, वे ड्राइविंग करते हुए बोला। फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और रियर व्यू मिरर में देखते हुए बोल पड़ा, मिस अवनी, यह सर का फेवरेट रेस्टोरेंट है और वह किसी भी लड़की को यहाँ पहले नहीं लेकर आए। यह सुनते ही अवनी ने पूछा, तो वह लड़कियों को उन जगहों पर ले जाना पसंद नहीं करते जो उन्हें पसंद नहीं? नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। वेद गाड़ी रोकता है उससे पहले ही रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उन्हें देख लिया और तुरंत दौड़ते हुए ग्रीट करने आ गया। मिस्टर मल्होत्रा, बहुत वक्त हो गया, और यह कौन है? रेस्टोरेंट के मैनेजर ने दैविक के बगल में खड़ी लड़की को देखा। उनके हाथ एक साथ थे, जो उसे पक्का यकीन था कि वह दैविक की गर्लफ्रेंड होगी। उसने पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहा, मिस, इस तरफ से। अवनी तुरंत बोली, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। उन दोनों के हाथ एक साथ देखकर मैनेजर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी ही हो जाएंगे। दैविक सर कभी यहाँ किसी लड़की को लेकर नहीं आए थे, आप पहली हैं। क्या ऐसा कोई खाना है जो आप नहीं खा सकती? प्लीज़ मुझे अवनी कहिए। भले ही आप मुझे ऐसा करने के लिए कह रही हैं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको इतने करीबी नाम से बुलाऊं। मैनेजर ने हंसते हुए कहा और अपने फ़ोन से किसी को कॉल करते हुए बोला, हरी, जल्द से जल्द सब कुछ क्लीन कर दो। अवनी ने दैविक की तरफ देखा जैसे वह पूछ रही हो कि क्या यह खाना इतना सीरियस है। दैविक ने हल्का सा मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर कहा, यह हमारी पहली डेट है। फिर वह उसे लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रितिका ने समर का हाथ पकड़ रखा था और एक्साइटेड होकर बोली, एक रेस्टोरेंट बुकिंग, तुम मुझे यहाँ लेकर आए, तुम बहुत अच्छे हो। समर ने प्यार से कहा, तुम मेरी मंगेतर हो, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तभी जैसे ही वे लोग रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पहुँचे, वहाँ के स्टाफ ने उन्हें रोकते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन यह रेस्टोरेंट पूरे दिन के लिए बुक्ड है। बुक्ड? रितिका तुरंत सुन रह गई। समर की भौहें सिकुड़ गईं और उसे बहुत गुस्सा आया। प्राइवेट डेट का नाम सुनकर रितिका हैरान हो गई। अवनी को पहले से पता था कि यह रेस्टोरेंट कितना महंगा है। यहाँ का एक वक्त का खाना कई लोगों की महीनों की कमाई हो सकती है, और यही वजह थी कि यहाँ सीट मिलना आसान नहीं था। समर जैसे अमीर परिवार के लड़के भी यहाँ आधे महीने पहले से बुकिंग करते थे, फिर भी उन्हें सिर्फ हॉल में ही सीट मिलती थी। यहाँ के टॉप प्राइवेट रूम तक उनकी पहुँच नहीं थी। कोई ऐसा इंसान है जो पूरा रेस्टोरेंट एक दिन के लिए बुक कर सकता है? बहुत अमीर होगा वो। ठीक उसी समय समर अंदर जाने ही वाला था कि रितिका ने किसी जान पहचान के इंसान को वीआईपी एलिवेटर से ऊपर जाते देखा। वह सीधे टॉप प्राइवेट रूम की तरफ जा रहा था। क्या वह अवनी थी? रितिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अवनी को अंदर कैसे जाने दिया? किसकी बात कर रही हो? समर ने स्टाफ से पूछा। स्टाफ मेंबर ने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। फिर उसने पोलाइटली कहा, यहाँ पर आज रात सिर्फ गेस्ट और रेस्टोरेंट स्टाफ को ही अंदर जाने की इजाज़त है। रितिका, तुमने किसे देखा? मुझे लगा मैंने दीदी को देखा।
रितिका ने धीरे से समर के कान में कहा। तुम पक्का कह रही हो? यहाँ कोई और नहीं हो सकता जो अंदर जा सके। उन्हें अमीर और नोबल होना चाहिए। अवनी आ नहीं सकती, लेकिन अगर वह अंदर गई तो रेस्टोरेंट बुक करने वाला आखिर कौन है? शायद दीदी यहाँ पर रहने के लिए नौकरी ढूंढ रही हो। रितिका ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। समर, क्या तुम मेरी दीदी को नौकरी दिलाने में मदद कर सकते हो? मुझे डर है कि अमीर लोग उनकी तरफ गलत नज़र रखेंगे। वह बहुत डिग्निफाइड हैं। अगर उन्होंने यहाँ रहने के लिए खुद को गिरा लिया तो? समर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी ज़िंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो सामने वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं। रितिका ने सामने वाले रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया। उसने ऐसी विंडो वाली सीट चुनी जहाँ से वह अवनी को बाहर आता हुआ देख सके। वहीं लग्जरी प्राइवेट रूम में बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा था। यह टॉप क्लास अप स्केल रेस्टोरेंट था जिसकी सीलिंग नाइट व्यू के लिए खुल सकती थी। देविक ने अवनी के बगल में बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम क्या खाना चाहोगी? अवनी ने मेनू देखा और वैसे ही कुछ डिशेस चुन ली। देविक ने कुछ और डिशेस ऑर्डर कर दी। जैसे ही मैनेजर ऑर्डर लेकर बाहर गया, अवनी ने हल्का सा आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? देविक ने काफ़ी सीरियसली पूछा। क्या मैं थोड़ी देर और पकड़ सकता हूँ? अवनी ने आखिर में हार मान ली। कुछ देर बाद सैफ ने कुछ डिशेस लाकर टेबल पर रख दी। अब खाना शुरू किया जाए। लेकिन देविक ने ध्यान से देखा कि उसने कुछ खास डिशेस चुनी थी जिन्हें अवनी ने कभी ट्राई नहीं किया था। यह सब हम खा नहीं पाएंगे, क्या तुम इन्हें वापस नहीं कर सकते? अवनी ने खाने की ओर देखते हुए कहा। देविक ने हल्के से मुस्काया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आराम से खाओ। लेकिन अवनी ने हल्का सा आईब्रो उठाया और पूछा, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? अगर देविक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो वह खा नहीं पाएगी। उसने झट से उसका राइट हैंड छोड़कर लेफ्ट हैंड पकड़ लिया। अवनी कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह गई। क्या तुम श्योर हो कि हम इसी तरह खाना खाने वाले हैं? देविक ने लेफ्ट हैंड से खाते हुए कहा। पहले खाना खाओ और फिर देखेंगे। फिर उसने एक बाउल की ओर इशारा करते हुए पूछा, इसे ट्राई करना चाहोगी? उसे वहीं छोड़ दो, मैं खुद खा लूँगी। जैसे ही अवनी ने यह कहा और मुंह खोलने ही वाली थी कि देविक ने अपनी प्लेट से एक बाइट उठाकर सीधे उसके मुंह में डाल दी। अवनी ने उसे चेतावनी भरी नज़रों से देखा, लेकिन देविक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे प्यार से देखा और पूछा, कैसा है? पास बैठी शॉप में खड़ी कुछ लड़कियों को लगा कि वह हार्ट अटैक का शिकार होने वाली हैं। उन्होंने जल्दी से कहा, कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई? हम अभी उसे ठीक करवा देते हैं। अवनी को समझ नहीं आया कि ये लोग इंसान के बारे में बात कर रही थी या खाने के बारे में। देविक बोला, शेफ और मैनेजर को तुरंत बाहर बुलाओ। गुस्सा आ गया। देविक ने सामने बैठी लड़की को देखा और प्यार से पूछा, लगता है मैंने तुम्हें ज़्यादा कर दिया। क्या तुम मुझसे दूर बैठोगी प्लीज़? दूसरे शब्दों में मतलब था, क्या वह उसे थोड़ा स्पेस देगा? मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। देविक के चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन देखकर अवनी के पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आखिर में उन्होंने अपना खाना खत्म किया और रेस्टोरेंट की लाइट डिम हो गई। सीलिंग खुल गई और खूबसूरत नाइट व्यू दिखाई देने लगा। अवनी को अपना बचपन याद आ गया। जब वह छोटी थी तो उसके बिजनेस में कोई मदद नहीं करता था। उसे हमेशा से यही सीख दी गई थी कि वह किसी पर भरोसा न करे, लेकिन आज कोई था जो उसके साथ था। सुमित्रा दादी ही थी जो हमेशा अवनी के साथ होती थी जब वह नहीं सो पाती थी। जब वे लोग गांव में रहते थे और शहर में नहीं आए थे तो वे रात में इसी तरह तारे देखा करते थे। लेकिन अब सब कुछ सिर्फ यादें बन चुकी थी। ठीक उसी समय वायलिनिस्ट रूम के कोने में बैठा और एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। धीमी म्यूजिक और पूरा आसमान फायर बॉक्स से चमक रहा था। अवनी वह नज़ारा देख रही थी और देविक की नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। एक अलग एहसास था जो अवनी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था।